नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आरपीएससी अड्डा के इस विशेष सेशन में। और आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ में जो शख्सियत हैं उन्होंने न केवल उत्तराखंड का, पूरे इंडिया का, आरपीएससी अड्डा का नाम रोशन किया है। और जो उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम अभी रिसेंट में हुआ था, उसमें पूरे उत्तराखंड में इन्होंने सेकंड रैंक हासिल करी है और 82 मार्क्स ये लेकर आए हैं आउट ऑफ 100। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतना बड़ा स्कोर खड़ा करना अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं है। तो सबसे पहले तो स्वागत करता हूं सागर आपका इस स्पेशल सेशन में। सागर, कैसे हो आप? और मुझे बताओ आपकी जो फीलिंग है वो कैसी है जैसे ही आपको पता चला कि अच्छा, एग्ज़ाम देने के बाद में क्या आपको पता चल गया था कि हाँ, मेरा सिलेक्शन तो सिक्योर है? हाँ जी सर, वो एग्जाम से जब आंसर की आई थी सर, नेक्स्ट 10 तारीख को आंसर की आ गई थी। ओके। जब मैंने आंसर की मैच करी तो मुझे 82 मार्क्स 82.5 मैंने अपना स्कोर देख लिया था। ओके। बट ये था कि मैंने जब अपने ग्रुप में वगैरह सब जगह पूछा, इवन आप लाइव भी आए थे, तब लाइव में मैंने देखा तो किसी स्टूडेंट के मैंने 80 मार्क्स देखे नहीं थे उसमें। मतलब कि मेरे जितने भी मेरे नॉलेज में या जितने मेरे दोस्त हैं, सबके 80 में तो किसी के नहीं थे, सब 70 ही बोल रहे थे। और पेपर मॉडरेट था तो सब लोग 70 कट ऑफ सब 70 की बात चल रही थी। मैंने कहा मेरे तो 80 है, तो मैंने किसी से अपने मार्क्स डिस्क्लोज ही नहीं करे पहले तो। फिर ओके। बाद में जब 2 या 3 दिन बाद पता लगा कि किसी के नहीं है 80, तो मैं कूल था, मैंने कहा चलो मेरा तो हो जाएगा। लेकिन मैंने टॉप का बिल्कुल नहीं सोचा था सर कि टॉप में आ जाएगा नाम। ओके। ओके, तो सागर, सबसे पहले ये तो बिल्कुल आपको भी और आपके एक्सपेक्टेड नहीं था पूरे सर। परिवार को इस ऐतिहासिक सफलता की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हर वो छात्र जो अकाउंटेंसी के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो देखेगा इस वीडियो को। तो आप मुझे बताइए कि जो सेकंड टॉपर है, जैसे ही पता चला कि रैंक सेकंड आई है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आंसर की आने के बाद में आपको ये तो पता चल गया था कि मैं एक सिक्योर सिलेक्शन है। स्कोर पे हूँ। हमने भी वीडियो जी बनाया था, कट ऑफ हमने भी 70 के आसपास ही बताई थी। जी जी और जी। आपको ये पता चल गया था कि मैं सिक्योर हूँ। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया अभी 2-3 दिन पहले, और आपको जब ये पता चला कि आपकी सेकंड रैंक आई है, तब क्या रिएक्शन था आपका? तो सेकंड रैंक जब मैंने उसमें, मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ। पहले तो मैंने अपना नाम तो देखा, मैंने कहा कोई और सागर गुप्ता होगा, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन जब मैंने रोल नंबर, पापा का नाम सब मैच किया, फिर मैं मार्क्स जब देखे, अच्छा मैंने कहा ये तो मेरा ही नाम है। तो सबसे ओके। पहले सर मैंने वाइफ को बताया अपनी, मेरी शादी भी हो गई है। तो वाइफ को सबसे पहले बताया, मेरी वाइफ बहुत खुश हुई। फिर मम्मी को बताया, पापा को बताया, सबको बताया, लेकिन किसी ने विश्वास तो फिर किया ही नहीं था। 2 या 3 बार सर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी 2-3 बार मैंने लिंक खोल के चेक करा। मैंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है, इतने मैं उत्तराखंड टॉप नहीं कर सकता मैं। हम्म। हालांकि सर मैंने 11th-12th अपना टॉप किया था, उसके बाद कभी मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए मेरे किसी भी चीज में, ओके। क्योंकि सर सब चीजें मैं सीए कर रहा था अपनी लाइफ में। बट ओके। सर वो अचीव नहीं कर पाया मैं किसी भी कारण से। और असिस्टेंट अकाउंटेंट का बहुत लेट पता लगा मुझे कि ऐसा कुछ भी होता है। तो जब से मुझे पता, मैंने 23 का एग्जाम दिया था सर, यूकेपीएससी वाला। ओके, लेकिन यूके उसमें सर पीएससी मैंने का क्लियर टाइपिंग किया के था बाद, आपने। हाँ वो दे चुका हूँ मैं। पर उस टाइम सर मेरी तैयारी भी अच्छी नहीं थी, मुझे आरपीएससी के बारे में पता भी नहीं था। तो मैंने बस अपनी जो मेरी नॉलेज थी उसी को नॉलेज को लेके मैं एग्जाम में गया था। टाइपिंग तक गया हूँ सर लास्ट ओके। एग्जाम में। हाँ, टाइपिंग के बाद फिर सर जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें कट ऑफ नहीं निकला मेरा। हम्म। तब सर मैंने ठान लिया कि अब इस एग्जाम को एक बार तो जरूर क्रैक करना है। तो मैं 2024 से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। और तब सबसे पहले मुझे आरपीएससी के बारे में पता लगा कि आरपीएससी इसकी तैयारी करवाता है। तो मैंने फिर आपकी सर एक कोई शायद दूसरी ऐप भी है, देवभूमि करके। हाँ, वो हमारे एग्जैक्ट, हाँ। शेयरिंग पार्टनर है, वहां भी हमारा एप्लीकेशन चलता है। जी जी। तो देवभूमि का मैंने कोर्स परचेज किया था लास्ट ईयर। ओके। जी। तो उससे मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। और उससे करते करते मुझे पता लगा कि आरपीएससी ही क्या कहते हैं, आरपीएससी से ही आरपीएससी ये है। वाली। जी 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 जी। तो मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। और लगभग सर 1 साल की मेहनत के बाद, उसके बाद फिर मैंने जब आपका वो मॉक टेस्ट सीरीज सर ज्वाइन करी थी, उसके बाद सर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला गया। मतलब उसमें भी आप देखोगे सर, 10 आपके मॉक टेस्ट थे, 10 में से 8 में मैंने टॉप किया है उसमें। ओके। फर्स्ट रैंक आई है मेरी उसमें। 10 में से 8 टेस्ट में भी फर्स्ट रैंक है। ग्रेट, ग्रेट, तो ग्रेट। उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस आया था वो सर अलग लेवल का था। और जब मैं पेपर देने गया तो 70 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मेरे पहले से पढ़े हुए आए। बहुत बढ़िया। 100 तो में एक्चुअल 70 में क्वेश्चन तो मेरे पढ़े हुए थे।
तो जो टेस्ट सीरीज आपने दी थी उसका बेनिफिट मिला आपको? तो टेस्ट सीरीज का बेनिफिट मुझे ऐसे मिला कि मुझे पेपर में जाते ही मेरा कॉन्फिडेंस सबसे हाई लेवल पे था। एग्जैक्टली। मतलब ऐसा हुआ ये था कि जो पेपर सर यूके ट्रिपल एस जो पेपर बना रहा है वो सर बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बना रहा है। उसमें सर अगर आपको इंडस्ट्री की नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको क्रैक करना। क्योंकि सर मैंने आर्टिकलशिप करी है, 3 साल मैंने इंडस्ट्री को भी दिए है। उसके बाद फिर सर ये हुआ है कि जब मैंने इतने सारे एक्सपीरियंस लेके पेपर दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल पे था वहाँ पे, जब मैं एग्जाम हॉल में गया था। और एग्जाम हॉल में जब मेरे सामने पेपर आया तो आधे ज्यादा पेपर तो ऐसा था कि मैंने कहा ये तो मैं कर ही लूँ। बाकी जो 30 क्वेश्चंस थे उसमें मेरी जो आपकी वो था ना आपका जो मॉक टेस्ट सीरीज था वो बहुत कम। इवन मॉक टेस्ट सीरीज के पहले भी सर आपने कुछ टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी, वो भी मैंने करी है। तो ये 2 टेस्ट सीरीज जो आपके, एक सिलेक्शन टेस्ट सीरीज थी वो करी, उससे पहले भी सर आपकी एक टेस्ट सीरीज थी जो कोर्स के साथ अवेलेबल थी, वो भी करी है। एग्जैक्टली। एक्चुअल में टेस्ट सीरीज का सबसे ऐसे करके बेनिफिट ये होता है, स्टूडेंट हमेशा ये कहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि टेस्ट सीरीज से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं, और एग्जाम से पहले जब आप टेस्ट सीरीज दे देते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। और सपोज 10 पेपर भी देकर अगर आप जा रहे हो तो वो जो 11वां पेपर आपका एग्जामिनेशन हॉल में होगा वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग होगा जो एक्चुअल में आपने फील किया होगा। अब मैं अपना बताता हूँ, मैं जब एग्जाम देने गया था तो उसमें ऐसे 20 क्वेश्चन थे जो मैंने कभी नहीं पढ़े, उनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे। तो 20 में 10 तो मैंने छोड़ दिए। मतलब मैंने 90 अटेम्प्ट करे जिसमें से 6 गलत हुए। तो मेरा एक्यूरेसी लेवल मोर देन 90% था, जिसकी वजह से मेरे 82.5 आ गए। मतलब जो ये सोचते हैं कि हम 100 के 100 क्वेश्चन करें तो चांसेस ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं 10 क्वेश्चन छोड़ के भी आ गया तब भी सर मैंने टॉप कर लिया। एग्जैक्टली। मतलब आप स्ट्रैटेजी एक्यूरेसी होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। ये आपसे ही सीखा मैंने, आपकी वीडियोस जब देखे थे तो उसमें आप जब पेपर अटेम्प्ट करने की बात करते थे तो उसमें आप एक्यूरेसी पर ज्यादा भूलते थे। एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, तो मैंने एग्जाम में एक्यूरेसी को ही बीट किया। हाँ, यस। तो आप सागर अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपकी फैमिली के बारे में बताइए, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, अभी तक आप क्या कर रहे थे? सर सबसे पहले तो सर जब मैंने 12th पास करी थी, तो 12th से शुरू करूंगा मैं, 2010 पास आउट हूँ मैं। उसके बाद से सर मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था सर क्या लाइफ में करना है, जैसे हर बच्चे को होता है सर 12th के बाद किसी को आइडिया नहीं होता कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। ऐसे मेरे साथ भी था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो हमारी फैमिली में सब हमारी फैमिली ऐसी रही कि उसमें बहुत सारे सीएज हैं। ओके। हमारी गुप्ता फैमिली में ज्यादा, तो सर मेरे फैमिली में लगभग 15 to 16 सीएज हैं जो अभी करंटली इंडिया में काम कर एक्चुअल रहे में हैं। हमारे तो कहीं ना राजस्थान में भी कहीं ऐसा ही है कि ये जो गुप्ता जी जी जो है वो उसमें डेफिनेटली सीए फर्टिलिटी हाँ। ज्यादा देखने को मिलती है। यस। नहीं, मेरे मारवाड़ी फ्रेंड्स भी हैं सर, मैंने मुंबई से अपना सीए किया है। हाँ। बट हुआ क्या था सर, कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मेरा फाइनल अभी अटका हुआ है, सीए फाइनल में कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन वो जब मैं अपना क्या कहते हैं स्ट्रगल के दिनों में जब मैं सीए कर रहा था तो बहुत सारी सर बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी, इंडस्ट्री में भी काम किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली सर। बहुत टाइम मुझे सफलता ही नहीं मिली। और 2016 में सर मैं देहरादून वापस आ गया। ओके। उसके बाद भी सर मुझे नहीं पता था लाइफ में करना क्या है। मैं 24 साल का हो गया था। 24 साल के बाद भी मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि अब क्या करना है लाइफ में। तो सर जैसे बाकी सब लोग करते हैं, मैंने एमकॉम भी कर लिया बीकॉम के साथ। अब उसके बाद आ गया सर कोरोना। ओके। यस। यस। हाँ, 2019 मेरा एमकॉम कंप्लीट हुआ था। एमकॉम कंप्लीट होने के बाद मेरे सर बीच में थोड़े गैप्स भी थे, अपनी पढ़ाई बीच में कर नहीं पाया मैं। तो गैप्स कर करके मैंने सीए के पीछे इतना ज्यादा मैं पढ़ा हुआ था, पर सर लास्ट में फाइनल नहीं हो पाया। बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए मैंने पर नहीं हो पाया, लेकिन उसकी नॉलेज मुझे आज काम आई असिस्टेंट अकाउंटेंट यस। 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 जी। तो मैंने काफी मेहनत करी। उसके बाद 2019 में जब क्या कहते हैं कोरोना आ गया, उसके बाद मुझे असिस्टेंट अकाउंटेंट का पता लगा कि असिस्टेंट अकाउंटेंट जैसी कोई चीज उत्तराखंड में एग्जिस्ट करती है। तो फिर मैंने वहां से थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो 2021 या 22 में जब पहली नोटिफिकेशन आई तो मैंने सर कहा कि इस पेपर को कंटिन्यू करना है। लेकिन सर 2022 में मेरी शादी भी हो गई। ओके। अब शादी के लेकिन मैंने सर अपनी जॉब मैंने क्या करा था, 2020-21 में जो टाइम था उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए, तो मैंने अपना साइड बाय साइड बीएड कंप्लीट कर लिया। ओके, बीएड कंप्लीट कर ली थी। ग्रेट। हाँ, क्योंकि टीचिंग में थोड़ा सा मेरे को क्या कहते हैं टीचिंग में काफी मेरा इंटरेस्ट था शुरुआती दिनों से। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखा। मैंने वो 2 साल वेस्ट नहीं करे जैसे लोगों ने क्या करा, घर में बैठ के वो 2 साल वेस्ट करे। मैंने वो 2 साल वेस्ट ना करके मैंने बीएड निकाल दिया। उस 2 साल में घर में बैठे बैठे मेरा बीएड हो गया। अब बीएड के बाद जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया
तो 11th और 12th को मैं पढ़ाता हूँ सर अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज। ओके तो 11th और 12th को जब मैं बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स पढ़ाता हूँ तो उससे मुझे और नॉलेज मेरी और इनहेंस हो गई। जो मैंने असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए तैयारी शुरू करी थी वो स्कूल में पढ़ाने 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे स्कूल में पढ़ाने का। तो उसकी वजह से मेरी 11th-12th की जो अकाउंट्स की नॉलेज है वो मतलब आप मान के चलिए काफी हाई एडवांस अकाउंटिंग मुझे अच्छे से आती थी। अब उसके बाद जब 2022 में शादी हुई तो मेरी वाइफ का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा मुझे, क्योंकि वो भी चाहती थी कि मैं इस टीचिंग लाइन में, सर इतना पैसा नहीं है सर, ओके, यस, जो प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ सर मैं, ठीक है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट प्राइवेट स्कूल्स की भी हालत ये है कि सर अच्छा पे ग्रेड नहीं है वहाँ पे। तो मैंने कहा इस लाइन से निकलने के लिए वापस से मेरी वाइफ ने मुझे क्या कहते हैं मोटिवेट किया, पापा मम्मी ने भी सबने साथ दिया मेरा कि आप इसके लिए ट्राई करो। तो मैंने 2023 में सर पहली बार पेपर दिया था जिसमें मैं टाइपिंग तक गया पर सफल नहीं हो पाया। उसके बाद सर जब उसमें असफलता की वजह से फिर मेरे अंदर एक क्या कहते हैं नया जुनून आया कि अब इस एग्जाम को कैसे भी करके करना है, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े पर इस एग्जाम को कैसे भी करना है। तो मैंने अपनी जॉब फुल टाइम से पार्ट टाइम करी पहले, जो ओके, मेरी फुल टाइम जॉब थी पहले पार्ट टाइम पे आ गया मैं। 2024 की बात कर रहा हूँ। 2 साल मैंने अपनी जॉब पार्ट टाइम करी और साथ ही साथ आपका कोर्स लेके मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा इन डेप्थ पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए इन डेप्थ पढ़ूंगा। मैंने किसी की नहीं सुनी। अब होता क्या है सर, सितंबर 2024 की बात है, यूके ट्रिपल एससी का कैलेंडर आता है जिसमें सहायक लेखाकार की 26 वैकेंसीज थी बस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। 26 पहले 26 देख कर सब दिल खराब हो गया क्योंकि पिछली बार थी 800 वैकेंसीज। मैंने कहा बहुत लोगों ने डीमोटिवेट किया, भाई जहां तक तेरा 800 में नहीं हुआ 26 में कैसे होगा। मेरे मन में भी शंका थी। मैंने कहा एक काम करते हैं, 26 सीट है ना, कोई बात नहीं, हमें तो एक ही चाहिए। यस, मैंने कहा यस। 26 सीट है, मुझे तो एक चाहिए ना, मैं उस एक के लिए फाइट करूंगा मैं। तो मैंने अपना 1 साल लगभग मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं तो आपको ये तक बताऊंगा सर, जब नोटिफिकेशन नहीं आई थी तो पिछला जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो सिलेबस था जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी थी, इनकम टैक्स भी बहुत था, बड़ा सिलेबस वो था। भी सब पढ़ लिया मैंने। ओके। मैंने वो तक पढ़ डाला। हम्म। मैंने इनकम टैक्स भी पढ़ लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ लिया। मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे ज्यादा वीक थी। सीए में मेरे फेल होने का रीजन ये था कि मेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग मेरी बहुत वीक थी, तो मैंने उसको स्ट्रॉन्ग किया। हम्म। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, मैंने सब कुछ एक्ट्स वगैरह सब पढ़ा। मैंने कहा ये तो करना है इस बार कैसे भी करके। फिर आता है सिलेबस। हम्म। ये है आपकी सर मार्च की बात, मार्च 2025 की बात है ये। 25 अब में। सिलेबस आया, सिलेबस में पता लगा ऐसा बढ़ गया। हाँ, बहुत मैं ड्रास्टिक थोड़ा चेंज खुश हुआ। भी हुआ। मैंने कहा बहुत ड्रास्टिक चेंज हो कि उसमें ज्यादातर 11th-12th का सिलेबस था। काफी लोग इससे डिमोटिवेट भी हो गए कि हमने तो इतनी तैयारी कर रखी थी, अब नया सिलेबस आया। तो जब नया सिलेबस आया तो मैं तो चलो कोई बात नहीं, 11th-12th का तो मुझे आता ही था। मैंने कहा चलो इस पे काम करते हैं। फिर आपकी ऐप में अच्छी बात ये थी कि सिलेबस जैसे ही नया आया उसमें क्लासेस भी अपडेट हो गई। यस, यस। तो फिर मैंने वो वाली क्लासेस भी लेना शुरू कर दी और साथ ही साथ मैं अपना 11th-12th की नॉलेज और बढ़ा रहा था। अब पेपर था जून में, पर वो अच्छी बात नहीं हुई, पोस्टपोन हो गया, सितंबर में चला गया। फिर जब से जितनी भी टेस्ट सीरीज आई, जितनी भी मेरे पास सोर्सेस थे, और भी सोर्सेस से सर पढ़ाई करी मैंने, बहुत सारे थे मेरे पास, तो मैंने वहां से पढ़ाई करना शुरू किया। इवन उत्तराखंड में बुक्स भी मिलती हैं सर, असिस्टेंट अकाउंटेंट की स्पेसिफिकली बनाते हैं यहाँ पे बुक। ओके। तो 3 या 4 बुक मैंने ऑर्डर करी जिसमें एमसीक्यूज भी थे, रिवीजन भी था, टेस्ट सीरीज भी था। वो सब कर वर के मतलब जैसे थे, जब भी मुझे चाहे सर 1 घंटा मिला होगा दिन में, मैंने 1 घंटे की पढ़ाई। ऐसा नहीं होता कि अगर मुझे 1 घंटा मिला है तो मैं उसमें रिलैक्स करूँ, नहीं। जितना, जब तक सर आंखों में नींद नहीं आती थी तब तक पढ़ता रहता, जब तक आंखें जवाब नहीं देती कि अब रुक जाओ। इवन मेरी बेटी भी है छोटी सर, उसको भी खिलाना पड़ता था, वो जब सो जाती थी तब मैं पढ़ता था, ग्रेट। क्योंकि वो पढ़ने नहीं देते थे मुझे। छोटी है मेरी, 1.5 साल की लड़की है सर इस टाइम पे। उस टाइम पे वो और छोटी थी, 6 महीने की थी तक। वो बिल बहुत सर, उसकी तबीयत भी खराब हुई कई बार, लेकिन फिर भी उसको भी ध्यान में रखते हुए सर उन्होंने सब अपनी पढ़ाई चालू रखी। मैंने 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करा उन दिनों। ग्रेट। और आज सर रिजल्ट आता है। नहीं, बहुत ही कैसे भी इंस्पायरिंग करके है। वो टेस्ट सीरीज करनी है। जी यस। सर। तो स्टूडेंट साहब देखिए कि एक्चुअल में ये एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत पैनिक सिचुएशन होती है, क्योंकि जो सीए की जो जर्नी होती है वो बहुत ही टफ होती है एक्चुअल में। कि मैं खुद ये एक सीए एस्पिरेंट रह चुका हूँ और मैं खुद भी सीए फाइनल तक गया, एक ग्रुप हो गया, दूसरे ग्रुप में भी एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लग गई। सेकंड, ये मैं बात आपको बता रहा हूँ लगभग 2008-2009 की। उसके बाद में 2 अटेम्प्ट देने के बाद में मुझे खुद को लग गया कि यार ये जो है वो हो नहीं रहा है और शायद किस्मत मुझे कहीं और ले जाना चाह रही है। जी तो जी। उसी समय मैंने
स्विच कर दिया और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, और नो डाउट भगवान ने भी साथ दिया, तो सब कुछ अच्छा होता गया। लेकिन सीए की जर्नी, सागर जो आपने बताया बिल्कुल सही है। होता क्या है कि सीए की जर्नी में जो स्टूडेंट होता है वो सबसे पहले, एक तो सीए में एंट्री लेवल जो है वो अब फिर भी थोड़ा टफ हो गया है भाई, कंपैरेटिवली जो एंट्री लेवल होता था फाउंडेशन या सीपीटी जिसे हम कह दें, वो बहुत जी इजी जी जी होता था। तो एंट्री तो जी बहुत आसानी से हो जाती थी। फिर सीए इंटर जब आता था, आईपीसीसी जब आता था, तो उसका लेवल थोड़ा सा टफ होता था। बहुत मेहनत करके स्टूडेंट वो निकालता था और फिर फाइनल में पहुंचता था। अब फाइनल का जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम रहता है, लेकिन वो देते देते जब स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट होते रहते हैं तो स्टूडेंट लगभग जो है वो 26-27 साल का हो जाता है। अब जब वो 26-27 साल का हो जाता है तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मतलब सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मेरे पास में से जा चुकी है, अब मैं कहीं का भी नहीं रहा, तो उसको लगता है कि नहीं मैं सीए ही दूंगा। वो देता रहता है, उसकी एज निकल जाती है, ओवर एज हो जाती है, शादी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। तो ये जो सीए एस्पिरेंट हैं, मैं उनको ज़रूर इस वीडियो से कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करते रहिए, लेकिन जब लग जाए कि 2-3 अटेम्प्ट्स में कि हाँ नहीं यार, नहीं हो थोड़ा-सा लग रहा है, तो अपने आप को डाइवर्ट ज़रूर कीजिए। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने आप को डाइवर्ट किया गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ। लेकिन सागर, इसमें ये बात भी है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि हमारे लिए भी कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं। जी मैं जी जी खुद बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे तो 2019 में पता लगा है सर। एग्जैक्टली मैं खुद जब हम स्टूडेंट थे तो हमको कोई बताने वाला ही नहीं था। यही सागर 2020 में हमारे माइंड में आया। इससे पहले हम पढ़ा रहे थे, लेकिन हम भी एकेडमिक से ही पढ़ा रहे थे। 2018 से पहले हम एकेडमिक पढ़ा रहे थे, 11th-12th बीकॉम बीबीएम सीए की ही क्लासेस लेते थे। लेकिन 2020 में जब कोरोना आया तब हमारे माइंड में भी, मेरे रजत सर के माइंड में, हम लोग कोरोना में बैठे हुए थे तो माइंड में आया कि यार क्या कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट एग्जाम का ऑप्शंस है। हम लोगों ने सर्च आउट किया तो पता चला कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सारी वैकेंसीज जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए आती है, लेकिन स्टूडेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है। उसी दिन हमने सोच लिया था कि एक मिशन पे निकलना है, और जो कॉमर्स जी के सर। स्टूडेंट हैं जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको बताएंगे और एक्चुअल में उनका सिलेक्शन जो है वो देंगे। और ये आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स की। एक ही चीज़ के पीछे मत पड़े रहो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए और भी बहुत सारे स्कोप है। आज अगर सागर 2019 में ये नहीं सोचते कि यार मुझे इस तरह का एग्ज़ाम देना है, एक बार एग्ज़ाम दिया उसके बाद में फेलियर मिला, उसके बाद अगली जो वैकेंसी आई उसमें केवल 26 पोस्ट थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जबकि इससे पहले 800 पोस्ट 800 की वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन आप देखो 26 की वैकेंसी में माइंड में क्या आया कि यार भले ही 26 हो, मुझे तो एक ही मुझे तो पोस्ट एक जो है वो चाहिए। और जनरल कैटेगरी से सागर मेरे हिसाब से आप हो, जी सर अनरिजर्व जी सर। कैटेगरी से हो, तो अनरिजर्व कैटेगरी में वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, कट ऑफ जो है वो हाई जी रहती है। तो आप देखिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स आप सभी के लिए। और ये सोचना होगा आपको, एक पॉइंट पे जाके सोचना होगा, और जब सोच लिया, जब ठान लिया, तो फिर मेहनत आपको ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। जैसे आप देखिए सागर सर के साथ में भी डिफ़िकल्टीज़ थी, शादी हो गई थी, बच्ची हो गई थी, और उसके बाद देखिए तबीयत खराब रहती थी बच्ची की, तब भी ये जो है वो पढ़ रहे थे। मतलब जब जैसा समय मिला ये पढ़ते गए, ये मेहनत करते गए, ये आगे बढ़ते गए, क्योंकि जो टारगेट था वो एक ही था कि हर हाल में इस वैकेंसी को लेना है। तो एक्चुअल में बहुत बढ़िया है। पर सागर आपने मैनेज कैसे किया? जैसा आपने कहा कि आप साथ-साथ में जो है वो पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था। इसी बीच में यस, ये भी आप जो कह रहे हैं, एक और पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, हमेशा हमें लगता है कि यार जो हमने पहले किया वो जो है वो वेस्ट हो गया, जो नॉलेज हमने ली है। मैं आपको बताऊँ, नहीं मैं कॉमर्स का टीचर बन ही इसलिए पाया क्योंकि मैंने सीए करी थी। मैंने जब सीए नहीं, करी मैं थी, भी मेरा टीचर। इनकम टैक्स, मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग, मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा हो गया था, जिस वजह से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा पाया। सागर का भी आप देख सकते हैं, सागर ने भी सेम यही किया। सीए की नॉलेज थी, फिर 11th-12th में पढ़ाना स्टार्ट किया, वहाँ से बहुत अच्छी नॉलेज हुई, समय का उपयोग किया, अपने आप को डाइवर्ट किया, बीएड करी, और उसके बाद में आप देख सकते हैं वो नॉलेज ही एक्चुअल में काम आई है। तो बेसिक अगर आपके बहुत अच्छे हैं, मैं कहता हूँ 11th-12th अगर आपने बहुत शिद्दत से पढ़ा है, सीए में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, या मैं तो कहता हूँ सीए छोड़ो, आपने ग्रेजुएशन में भी अगर बहुत शिद्दत से पढ़ाई करी है एक्चुअल में, है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, तो वो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं 100% काम काम आएगी। आएगा। जी। यस, बिल्कुल आती है। तो सागर आपने टाइम कैसे मैनेज किया? मतलब दिन में जब आपने सोचा कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना ही है,
तो क्योंकि अब जिम्मेदारियां भी डेफिनेटली थी, आप मैरिज शादी आपकी हो चुकी थी, बच्चे भी थे, तो उस समय ऐसे सिचुएशन होती है कि हम पूरा गिव अप नहीं कर सकते। एक्चुअल में मैरिड पर्सन के साथ में देखो, शादी से पहले सब कुछ हो सकता है। हम घर वालों को ये बोल सकते हैं कि अब सब आपको ही देखना है ना, मैं कहीं जॉब नहीं करूंगा, ना जॉब, ना प्रेशर होता है, ना हमें पैसा मांगने में शर्म आती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो घर वालों से पैसा मांगने में शर्म आती है। घर वालों को ये नहीं कह सकते कि बस अब हम पढ़ रहे हैं, अब आपको ही सारा खर्चा उठाना है। इसको कैसे मैनेज किया सागर आपने? तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वाइफ सबसे ज्यादा सपोर्टिंग थी सर इसमें। ओके। उसने सबसे पहले मुझे बोला कि आप कैसे भी करके आप कुछ तो करो कि आपको टाइम मिले। तो सबसे पहले स्कूल को पार्ट टाइम किया मैंने, जो मेरा फुल टाइम स्कूल था वहां से मैंने रिजाइन किया और दूसरा स्कूल देखा जो मुझे पार्ट टाइम ऑप्शन दे रहा था। ओके। पहले तो मुझे मिला ही नहीं सर। सबसे बड़ी चैलेंज मेरे साथ ये था लाइफ में कि टाइम को कैसे मैनेज, क्योंकि मैं से पहले स्कूल के बाद मेरा कोचिंग भी होती है। रात में 9 बज जाते थे सर मुझे पढ़ाते पढ़ाते। होम ट्यूशन भी लेता हूँ सर मैं। तो 9 तो मुझे नॉर्मली बजते थे। 9 तो ये समझो आप, मैं घर में घुसता हूँ 9 बजे, उसके बाद खाना खाना है 10-11 सब पता ही नहीं लगता था कब बज जाते थे। अब हुआ ये था कि अब मैंने कहा ये कैसे करें, तो हमारी बड़ी इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई। तो सबसे पहले अपने जो मेरा पुराना स्कूल था जहाँ पे मैं 5 साल से काम कर रहा था, वो मैंने रिजाइन किया। मैंने कहा इनके साथ रहूंगा तो या तो स्कूल कर पाऊंगा या फिर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर पाऊंगा। तो मैंने स्कूल रिजाइन किया, जिसमें 1-2 महीने का मुझे टाइम मिल गया दूसरे स्कूल में स्विच करने के लिए। तो उस 1-2 महीने में मैंने सबसे पहले जो मेरी सबसे वीक टॉपिक्स थे वो खत्म कर दिए। 2 महीने से जॉबलेस था मैं। तो उसमें मैंने क्या किया, अपने वो जो पुराने टॉपिक्स थे, आपका भी सर उसमें बहुत क्रेडिट जाता है आरपीएससी का, कि मैंने उस टाइम पे अपनी एडवांस्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, हालांकि वो आए नहीं वो बात अलग है, बट मैंने अपना वो चीज स्ट्रॉन्ग कर लिया। इनकम टैक्स भी खन्ना सर शायद पढ़ाते हैं क्या इनकम टैक्स, राइट? इनकम टैक्स तो राहुल खन्ना सर पढ़ाते हैं, यस। हाँ खन्ना सर, तो उनकी सर इनकम टैक्स की क्लासेस बहुत माइंड ब्लोइंग थी। मुझे बहुत सारी चीजें, तो अब मैंने इनकम टैक्स रिटर्न जो अपनी लास्ट टाइम भरी है वो खन्ना सर ने मुझे बताया कि न्यू टैक्स रिजाइन भी आ गया तो उसमें कर लो। ओके। तो मैं न्यू टैक्स रिजाइन के इनकम टैक्स रिटर्न भी भरी, मतलब यहाँ से भी फायदा मिला आपकी क्लास से मुझे। इनकम टैक्स रिटर्न अपनी खुद भी भरने लग गया मैं। इसके बाद से 2 महीने का जो गैप था इसमें मैंने सब कुछ पढ़ डाला। मैंने कहा अब चाहे कैसा भी सिलेबस हो मैं रेडी। उसके बाद सर क्योंकि अब सर क्योंकि शादी हो गई तो घर का खर्चा भी संभालना है, तो फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया। अब स्कूल जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पहले उन्होंने फुल टाइम का पार्ट टाइम का ऑप्शन नहीं दिया। मैंने कहा कि आप क्या कहते हैं, आप अभी आप फुल टाइम आपको रखेंगे, बाद में देखेंगे जो हो सकता है। तो 2 महीने सर मैंने क्या कहते हैं स्कूल में फुल टाइम काम किया, नए स्कूल में। वहां पे सब जितने भी फ्री पीरियड्स होते थे मेरे, 11th-12th को अकाउंट्स पढ़ाता था मैं सर वहाँ पे, तो मेरे को कम से कम 4 पीरियड फ्री मिलते थे सर वहाँ पे, और 4 पीरियड में पढ़ाता था। तो 4 पीरियड जो फ्री मिलते थे मैंने तो उसमें पढ़ाई करी सर। स्टाफ रूम में बैठ के मैं अकेला टीचर था जो पढ़ता रहता था। कई बार मैं लाइब्रेरी चला जाता था पढ़ने, स्कूल की लाइब्रेरी में। तो वहाँ पे वो उस स्कूल का भी बहुत धन्यवाद है, उसने मुझे उस टाइम मुझे उन्होंने वो क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट पीरियड नहीं लगाया मेरे। अब क्यों नहीं लगाया वो मैं नहीं जानता, पर मुझे 4-4 पीरियड डेली फ्री मिलते थे जिसमें मैं पढ़ लेता था। तो वहाँ बहुत सपोर्ट मिला मुझे उसके बाद। फिर जब मैं घर आता था सर 9 बज जाते थे घर आके, तो मैंने थोड़ी सी जिम्मेदारी अपनी वाइफ पे डाली। कई बार मैंने उसे मायके भी भेजा अपने कि तू जा मुझे पढ़ने दे। तो ऐसे करके दिन में 2 घंटे मुझे मिलते थे। 1 घंटा फ्री पीरियड लेता था और 1 घंटा घर पे आके अपनी पढ़ाई करता था। उस 1 घंटे में अपनी क्या कहते हैं टॉपिक कवर करता था और घर आके मैं एमसीक्यूज लगाता था, क्योंकि सर दिन भर थका आ रहा इंसान पढ़ाई नहीं कर सकता काम के बाद। तो मेरा ये रूटीन था कि शाम को आके मैंने एमसीक्यूज लगाने थे। डेली 100 एमसीक्यू लगाने का मेरा टारगेट होता था। 100 तो मुझे लगाने ही लगाने, जिसमें मेरी एक्यूरेसी में 90% तक लेके जाता था। पहले 70 मेरे पास तो अभी भी सर पढ़े हैं मेरे पास। मैंने क्या करता था स्कूल से ही या जब अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिंट करा लेता था क्वेश्चन पेपर, और वो घर आके टिक करता था। और जब उसमें चेक कर मैं इवन जब मैंने प्रैक्टिस करता था ना, मेरे पास ओएमआर शीट्स थी, मैं ओएमआर शीट से ही प्रैक्टिस करता था। ओके। मैं पेपर में टिक नहीं करता था, मैं ओएमआर शीट ही यूज करता था अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे पहले मेरी 70% एक्यूरेसी आई, फिर धीरे धीरे 72, 75, 80 तक मेरी एक्यूरेसी चली गई थी स्कूल के दौरान। फिर बाद में मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके सर अपने स्कूल को पार्ट टाइम शिफ्ट कराया। मैंने कहा सर मैं जॉब छोड़ दूंगा या मैं फुल टाइम काम नहीं कर सकता। तो वहां उन्होंने स्कूल ने मुझे सपोर्ट करके मुझे पार्ट टाइम ऑप्शन दे दिया। सैलरी भले ही कम हो गई मेरी, पर 8 से 12 जो मेरा 8 से 2 टाइम होता था वो 8 से 12 हो गया। तो अभी तो मैं पार्ट टाइम ही काम कर रहा हूँ वहाँ पे। तो 12 बजे तक मैं फ्री हो जाता था। अब 12 से लेके 3 का जो टाइम होता था उसमें मैंने अपनी सारी कोचिंग शिफ्ट कर ली। ओके। जो मेरी होम ट्यूशन थे वो 12 से 3 में मैंने शिफ्ट कर लिए थे।
अब क्या होता था, मुझे 7 बजे के बाद 7:30 बजे के बाद टाइम मिलना शुरू हो गया। तो 7:30 से लेके जब तक मुझे नींद नहीं आती थी तब तक मैं पढ़ता रहता था। खाना भी सर मैं 2 मिनट के अंदर खाता था, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर खाना खा लिया अपना। ओके। टीवी वगैरह सब बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया था मैंने, अपने बाहर आना जाना बंद कर दिया था, कहीं नहीं जाऊंगा। संडे मिलता था, संडे को सिर्फ फुल डे पढ़ाई। सर मैंने टाइपिंग भी इसी टाइम शुरू कर दी थी, अपनी टाइपिंग भी मैंने करनी अच्छा, शुरू कर दी थी। टाइपिंग की प्रैक्टिस भी साथ में कर दी थी? टाइपिंग साथ में कर दी थी शुरू, क्योंकि टाइपिंग की कोई नॉलेज नहीं थी सर। तो मैंने टाइपिंग के साथ साथ आधा घंटा टाइपिंग को भी देता था। तो ऐसे करते 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 आज ये हालत है सर, 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड है मेरी इस टाइम। ग्रेट। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड्स पर मिनट की है। और ऐसे करके मुझे बीच बीच में जब भी टाइम मिलता था, इवन ये भी आपको मैं कह सकता हूँ कि कई बार ऐसा होता था कि मैं सुबह अपने आप आँख खुल जाती थी। हम्म। जब एग्जाम पास आ रहे थे ना, तो अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, कभी 4 बजे कभी 5 बजे खुल जाती थी आँख, तो सुबह उठ के भी सर थोड़ा रिवीजन कर लिया। और मैं क्या करता था, एक अच्छी आदत मेरी ये थी कि जब मैं ट्रैवल करता था बीच में, जब मैं बाइक पे ट्रैवल कर रहा हूँ या मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एक वीडियो लगा लिया, उसको भी साथ साथ अपने कान में रिवीजन करते हैं, हेडफोन लगा के वीडियो लगा के अपना कान में सुनते रहे, तो रिवीजन होता गया साथ साथ। इवन जितनी भी आपकी लाइव क्लास आई थी बाद में, जो रिवीजन लाइव क्लासेस थी, वो मैंने डाउनलोड करके ऑफलाइन सुनी है सर। ओके। तो उससे मेरे रिवीजन होता रहा, ऐसे कर करके सर जहां भी मुझे टाइम मिलता था मैं आधा घंटा 1 घंटा चुराता था। इवन जो मैं पढ़ाने जाता हूँ ना जब सर, तो बच्चों को लास्ट टाइम में, जो लास्ट का 1 महीना था, अगस्त की बात कर रहा हूँ, उसमें जब मैं कोचिंग पढ़ाने जाता था, तो मैं बच्चों को क्वेश्चन करने को देता था, फिर मैं अपनी पढ़ाई करता था वहां वहीं पे। एग्जैक्टली। बच्चों को दिए क्वेश्चन करने के लिए, बेटा आप क्वेश्चन करो, और जब तक वो क्वेश्चन पढ़ते थे मैं यहाँ पे अपने भी क्वेश्चन करते रहता। तो ऐसे कर करके सर जहां भी मौका मिलता था, हर जगह मैंने अपने टाइम चुरा चुरा के, मतलब टाइम चुराना मिलता सर, मिलता तो था ही नहीं टाइम, टाइम चुरा चुरा के मैंने सर अपना क्या कहते हैं प्रैक्टिस शुरू करी है। और लास्ट जो सितंबर मंथ था, उसमें 5 दिन जो थे, उसमें मैंने 5 दिन अपने स्कूल से छुट्टी ली, फुल टाइम छुट्टी लेके 5 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया। उस टाइम मैंने कोई भी एमसीक्यूज नहीं करे, कोई सिर्फ टेस्ट सीरीज करता था अपनी, जो रोज 7 बजे शाम को आती थी, वो टेस्ट सीरीज करके, और उस 5 दिनों में अपना फुल टाइम रिवीजन किया। जहां से भी जो भी मैंने अपना नोट्स बनाए थे, उन नोट्स को ही बार बार पढ़ता रहता। मतलब यहाँ पे सर रिवीजन बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने रिवीजन नहीं करा है तो आपकी वो 2 साल की मेहनत भी खराब है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। तो लास्ट के तो 1 1.5 महीना था, अगला उसमें केवल रिवीजन किया। यस, अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि आपने जो जर्नी स्टार्ट करी उसमें कैसे कोर्स कंप्लीट किया, क्योंकि अराउंड 6 यूनिट थी आपके, और कुछ भारी भरकम सब्जेक्ट भी थे, एडवांस अकाउंटिंग भी थी, और उसके बाद में बिजनेस था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था। तो कैसे आपने सिलेबस कंप्लीट किया, रिवीजन जो है वो आपने कैसे किया, कितनी बार किया, कैसे उसका मिक्सचर किया, और एमसीक्यूज के लिए आपने क्या स्पेशल प्लानिंग करी? सर सबसे पहले तो मेरा सिलेबस जो था वो मेरा कंप्लीट हो चुका था नोटिफिकेशन आने से पहले। ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैं बहुत पॉइंट करना चाहता हूँ इस बात को। हमेशा हर सेशन में अपने कहता हूँ, सिलेक्शन हमेशा उसी का होता है जो नोटिफिकेशन आने से पहले अपनी प्रिपरेशन कर देता है। सागर की आज 2nd रैंक आई है, और आप एक एग्जैक्ट वर्ड नोट कर लीजिए कि नोटिफिकेशन होने आने से पहले सागर अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे। सिलेबस तो मेरा वन टाइम सर नोटिफिकेशन आने से पहले ही हो गया था। जब नई नोटिफिकेशन आई तो जो उसमें जो नए टॉपिक्स थे वो विद इन 10 डेज मेरे खत्म हो गए थे, क्योंकि ज्यादातर थ्योरी पोर्शन था इस वाले सिलेबस में। तो 10-15 दिन के अंदर मैंने बाकी जो नए टॉपिक ऐड हुए थे वो भी खत्म कर दिए थे। अब इसके बाद सर मेरा टारगेट था कि सिर्फ और सिर्फ पेपर ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। तो एक ऐप आती है, टेक्स्ट बुक ऐप। यस, टेक्स्ट बुक आती है। यस, टेक्स्ट बुक आती है। तो मैंने टेक्स्ट बुक का ईयरली पास लिया सबसे पहले। उसमें क्या था, वो भी मुझे किसी लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट, मैं लाइब्रेरी भी जाता था सर पढ़ने, तो लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट ने मुझे गाइड किया कि आप टेक्स्ट बुक का ऐप ले लो। अब टेक्स्ट बुक ऐप में मैंने ईयरली पास लिया था, लगभग 500 के आसपास का मुझे पड़ा था वो। तो उसमें क्या हुआ, उसमें अच्छी बात ये थी, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसमें देश भर के जो भी असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर होते हैं, अलग अलग लाइव कराते हैं, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के। तो उन सबके असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर मेरे डेली एक सॉल्व करता था। ओके, ग्रेट। असिस्टेंट अकाउंटेंट के पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जो पेपर होते हैं, जम्मू कश्मीर के पेपर थे, राजस्थान के थे उसमें, मध्य प्रदेश के थे उसमें, यूपी के भी थे। मैंने सारे जो मेरे सिलेबस से रिलेटेड थे, जैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नया जोड़ा था इस बार, वो कभी नहीं आया असिस्टेंट अकाउंटिंग में ऐसा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मेरे अटेम्प्ट में पहली बार था। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मेरी जो कवर हुई वो कवर हुई टेक्स्ट बुक से। मेरे पास और भी बुक्स हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा बुक्स इफ यू वांट।
मेरे पास 6-7 बुक्स है, मैं बुक्स भी आपको दिखा सकता हूँ। Okay. तो वो वहां से मैंने अपने तैयारी शुरू करी थी एमसीक्यूज की। अब सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने था करंट अफेयर। वहां पे लिखा था एक तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो गई, टेक्स्ट बुक से कवर हो गई। मैंने पूरे ऑल इंडिया लेवल के असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर शुरू कर दिया अटेम्प्ट करना, ताकि पता लग जाए कि भाई एक्चुअली चाहता क्या है आयोग, एग्जैक्टली है ना। तो उससे सर बहुत मदद मिली मुझे। मैंने अकाउंट्स के, कंप्यूटर के, सबके पेपर सॉल्व करने शुरू कर दिए। तो डेली एक करता था सर पेपर, जिसमें मेरी एक्यूरेसी काफी लो आती थी शुरू में, क्योंकि हमें नहीं पता ना कैसा पेपर ओरिएंटेड कैसे पढ़ता है। अब जैसे सिलेबस कंप्लीट था मेरा, अब कितना डीप जाओगे ये कैसे पता लगेगा, ये आपको पीवाईक्यूज करके पता लगेगा कितना डीप जाओ। यूके ट्रिपल एससी के आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो वो बहुत आसान है सर, बहुत इजी थे, हमने सारे पेपर सॉल्व करके उसको बहुत लेवल इजी। उसमें 90 स्कोर किया मैंने। लेकिन जब मैंने लेटेस्ट पेपर्स देखे यूके ट्रिपल एससी के, वन दरोगा का हुआ था, फॉरेस्टर का हुआ था, तो जब मैंने इन स्टूडेंट्स के रिव्यू सुने, जब ये यूट्यूब पे आते हैं सर रिव्यू, तो वहां से पता लगा कि अब जो यूके ट्रिपल एससी है वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जो सिलेबस में है, वो सिलेबस से हट के भी चीजें पूछ रहा है। तो वहां से मुझे क्लिक हुआ कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अलग अलग आयोग के पेपर देखने पड़ेंगे। तो यही करता था मैं। पंजाब के पेपर भी करे सर मैंने बहुत सर, मतलब ये समझ लो कि जहां से जो मिलता था मैं पढ़ता था। ग्रेट 1 या 2 घंटे मिलते थे, जैसे भी मिलता था टाइम, मैं उस मतलब मुझे ये वाली आदत मेरी सीए की वजह से है, क्योंकि सीए में आपको पता है सर 18-18 घंटे पढ़ना होता है, और आर्टिकलशिप के साथ भी पढ़ना होता था। सुबह सुबह क्लास होती थी, फिर दिन में आर्टिकलशिप होती थी, रात में आके फिर पढ़ना होता था। तो ये आदत मेरी सीए की वजह से बनी है। तो जब भी टाइम मिलता था पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी थी। इसके अलावा सर क्या हुआ था कि जहां से भी जो सोर्सेस थे ऑनलाइन ऑफलाइन, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। अब सर सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे सामने था वो करंट अफेयर्स था, कि करंट अफेयर्स क्या है, क्योंकि पहली बार सिलेबस में लिखा था कि करंट नॉलेज भी होनी चाहिए कॉमर्स की। करंट तो अफेयर्स को करंट आपने अफेयर्स, कैसे कवर किया? एक्चुअली में करंट अफेयर्स बहुत परेशान करंट करता है करंट अफेयर्स जी सर बहुत ज्यादा परेशान करता है। इवन मुझे भी बहुत परेशान किया जब पेपर आए थे। तो करंट अफेयर्स सर ऐसे कवर किया था कि जो लेटेस्ट इकोनॉमिक्स और बैंकिंग में चेंजेस आए, मैंने कॉमर्स की करंट अफेयर्स तो कहीं मिलेंगे ही नहीं सर, आपको कहीं भी ढूंढ लो कहीं भी नहीं मिलेंगे। कोई डेडिकेटेड वीडियो भी नहीं है, इवन क्या कहते हैं कोर्स में भी नहीं था, कोर्स के उसमें भी करंट अफेयर्स नहीं थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने जो आया वो आया था करंट नॉलेज। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने जो लेटेस्ट बैंकिंग में चेंज, क्योंकि जो अपने टॉपिक्स थे बैंक, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में सर अकाउंट्स में तो क्या अमेंडमेंट्स होंगे, कोई अमेंडमेंट्स नहीं था, अकाउंट्स तो वही चली आ रही है जो पहले चली आ रही है। तो मैंने क्या किया, जो फोकस किया कि भाई जो अभी इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में जो उत्तराखंड की इकोनॉमी में चेंज आए हैं वो पढ़ा। उत्तराखंड का बजट मैंने पढ़ा, जो लेटेस्ट उत्तराखंड, इवन एक क्वेश्चन आया था उत्तराखंड के बजट पे पेपर में, तो उत्तराखंड का बजट मैंने कवर किया। इवन क्या कहते हैं जो बैंकिंग में लेटेस्ट चेंजेस आए हैं वो मैंने कवर करे, जिससे एक क्वेश्चन आया था स्प्रेड वाला। तो ऐसे करके मैंने क्या करा, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ के मैंने अपने सिलेबस से रिलेटेड जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज थे, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को अच्छे से पढ़ना शुरू किया। कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बहुत वीडियोस मिल जाएंगे सर आपको। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज की वजह से मेरे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस फंसे एग्जाम में। ओके। तो वही डिफरेंस क्रिएट कर गया, क्योंकि बाकी सब 70s में रह गए, मेरे वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वजह से मैं 82 पे। वो जो 10 कंटेम्प्रेरी इश्यूज को थोड़ा बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि इस, लेकिन उससे 20 क्वेश्चन आए थे सर एग्जाम में, 20 क्वेश्चन। और एक्चुअल में मैंने ये देखा था कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज सिलेबस में हर तो वो यूनिट सब में मैंने cover कंटेम्प्रेरी इश्यूज को लिखा हुआ था। एक्चुअल में अकाउंट्स में भी लिखा जी हुआ जी था, जी बिजनेस में भी वही लिखा हुआ सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि वही एक चीज थी जो मेरी कवर नहीं हुई थी सिलेबस में। बाकी सारा सिलेबस मेरा कवर हो गया था, वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो थे वो कवर नहीं हुए थे। तो एक बुक आती है सर अरिहंत की, चैप्टर वाइज, एक वो बुक थी। और क्या कहते हैं बाकी मैंने यूट्यूब से ही सर क्या कहते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज कवर करे, तो उससे काफी चीजें मेरी सर क्लियर हुई। बस वही एक चीज थी जो डिफरेंस क्रिएट कर दी एग्जाम। ओके। बाकी सब तो सिलेबस तो सब पढ़ के आते हैं, पढ़ के आते हैं। पीवाईक्यू सब करके आते हैं, लेकिन वो जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है जो पहली बार ऐड हुए, मुझे यही लगा कि इस पे अगर फोकस करूंगा तो यही कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट कर जाएगा, और ये वो कहीं भी नहीं था। और मैंने कहा डिफरेंस भी रहा है वो। एक्चुअल में जो आप देखेंगे तो 82 रैंक्स पर सेकंड रैंक आ रही है, बाकी जो स्टूडेंट है वो नीचे है। तो जो 10-12 नंबर का जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो इसी वजह से मिला है आपको, वो इसी कंटेम्प्रेरी इश्यूज से मिला सर मुझे। और इवन मैंने 10 क्वेश्चन इतना करने के बाद भी 10 क्वेश्चन छोड़ने पड़े सर मुझे, एग्जैक्टली, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था उनके बारे में। यस। एग्जाम में क्या जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें जब आप पेपर दे रहे थे तो 100 में से आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 90 से
90 अटेम्प्ट करे और आपने 10 छोड़ दिए, तो 90 में से एक्यूरेसी कितनी रही आपकी? सर 82.5 आई है, मतलब 90% एक्यूरेसी। 90% एक्यूरेसी है, मतलब कुछ उसमें क्वेश्चन भी उसमें भी मैं आपको बताऊं सर, उसमें भी मुझे 2 क्वेश्चन में एरर मिला। ओके। हालांकि वो आईओ डिलीट नहीं कर रहे हैं वो क्वेश्चन। हाँ। 2 क्वेश्चन में एरर्स थे। उसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ था, उसमें ये पूछा था कि किन किन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है। हम्म। तो उसमें ऑप्शन था जनरल रिजर्व, और ओनली वर्ड यूज किया था उन्होंने कहा था ओनली। विच अकाउंट्स हैव ओनली डेबिट बैलेंस। ओके। तो उसमें कैपिटल अकाउंट था एक ऑप्शन, जनरल रिजर्व था एक ऑप्शन, और एक दो ऑप्शन और थे। तो और इसमें ऑल ऑफ द अबव भी था लास्ट। अब आप देखो तो फिर कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो सकता है अगर हमने ओवरड्रॉ कर लिया कैपिटल तो। सही है। ठीक है, एक और चीज थी वो मैं भूल रहा हूँ। तो मैंने जो टिक किया था वो जनरल रिजर्व टिक किया था। ओके। आयोग के हिसाब से वो ऑल ऑफ द अबव था, पर मेरी नॉलेज के हिसाब से जनरल रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि जनरल रिजर्व कभी भी डेबिट नहीं हो सकता, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा जनरल रिजर्व का। क्या ओवरड्रॉ तो कर ही नहीं सकते आप जनरल रिजर्व को। तो मैंने जनरल रिजर्व टिक किया, मैंने वहां पे वो भी किया था, ऑब्जेक्शन भी रेज किया था, पर उसका आयोग ने डिलीट नहीं किया। अगर वो क्वेश्चन मेरा सही हो जाता तो और मार्क्स बढ़ते। और मार्क्स बढ़ जाते। एक ऐसा ही क्वेश्चन था कोरिलेशन वाला, जैसे बाइवेरिएट का मैं टिक करके आया था, जबकि कोरिलेशन तो एक बाइवेरिएट एनालिसिस है ना, पर उनके हिसाब से वो मल्टीवेरिएट था। चलो उसको मैं लेट गो करता हूँ, चलो मेरी तरफ से गलती थी। बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें तो सही लगते हैं, बट कभी कभी हम जब उससे आंसर करते हैं तो हमें अपने लेवल पे नहीं, हमें आयोग के लेवल पे सोच के, या फिर उस जो वैकेंसी आई है, वैकेंसी का लेवल क्या है, उस लेवल पे सोच के आंसर देने पड़ते हैं सर कई बार। यस 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 100%। ये भी एक सर कंसिडर करना है कि अगर आपको लग रहा है वो सही है, लेकिन आपको फिर भी 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या चाहता है। और जो जो लेवल के बच्चे पेपर दे रहे हैं, ये वाला जो पेपर हमने दिया था सर, इसमें 12th लेवल वाले बच्चे भी बैठे थे। तो जब 12th लेवल वाले बच्चे बैठे थे तो मैंने ये रियलाइज किया कि वो 12th लेवल के हिसाब से क्वेश्चन था, तो हमें 12th लेवल के हिसाब से सोच के आंसर देना पड़ेगा। ये भी बातें ध्यान में रखनी है सर, बहुत सारी चीजें जो कंसिडर करनी पड़ती है तब जाके सर क्रैक होता है। और इस बार सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने सर 63 वैकेंसीज थी, जिसमें जनरल की केवल 21 है। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए वही चैलेंज था, मेरे साथ तो 21 जो वैकेंसी है इसमें, जैसे ही आपको ये पता चला कि अनरिजर्व कैटेगरी में केवल 20 पोस्ट है, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे किया आपने? वही सर, मैंने वही मन में साइड में यही था कि हमें तो एक चाहिए ना, बात खत्म। हमें 20 चाहिए ही नहीं ना, हमें तो 1 चाहिए। हमें 20 चाहिए ही नहीं, हमें तो 1 चाहिए। 1 के हिसाब से लगा रहा बस। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए कि ये एक सीट तो मैं लेकर आऊंगा, चाहे भले मैं 21 पे आऊं। बहुत बार एक सर अच्छी बात ये थी होती है, बहुत बार स्टूडेंट नंबर ऑफ पोस्ट देखते ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर 300 पोस्ट दिखती तो उनको मोटिवेट होता है, और पोस्ट कम होती है तो वो डिमोटिवेट होते हैं। तो मुझे लगता है 50% जनता तो वहीं पे बाहर हो जाती है। इसका रीजन दिखा ना सर, 10,000 लोगों ने अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए और केवल 6,000 लोग देने आए। तो कहीं ना कहीं वो पोस्ट की वजह से नहीं आए। मेरा सबसे ये कहना है इस वीडियो के माध्यम से, मैं भी ये बोलूंगा कि पेपर देने जाना चाहिए 100%। अगर पेपर देने जाओ, क्योंकि आपने अगर पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो आधी जंग तो वही जीत गए। अब 6,000 लोगों ने पेपर दिया, अगर वो 4,000 लोग आते पेपर देने, जिन्होंने नहीं दिया, क्या पता उसमें भी कोई सिलेक्ट हो जाता। बस उन्होंने पोस्ट को देख के वो नहीं गए दिन, ये वाली चीज थी। पर मैंने क्या कहा, मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये था कि मुझे 21 में से 1 तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए, क्योंकि सर अपनी बेटी का फ्यूचर भी दिखता है मुझे, फिर अपनी वाइफ, अभी सर मुझे अपना घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी, कुछ नहीं है मेरे पास सर इस टाइम। मुझे सब कुछ करना है और अपने घर वालों के लिए भी करना है, क्योंकि सर मेरे फादर भी अभी क्या कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने ही खुद ही काम। फादर क्या करते हैं आपके? सर मेरे फादर पहले सेल्स में थे कोरोना से पहले, पर उनकी कोरोना के बाद जॉब चली गई। अभी सर वो अपना खुद का ही काम करते हैं, जैसे अभी आरओ रिपेयरिंग में है मेरे पापा, और अपना खुद का ही, जैसे जो भी उनको क्या कहते हैं, अभी उनके फ्रेंड सर्कल वगैरह है, वहां से उन्हें काम मिल जाता है। जैसे कभी वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मतलब बेसिकली वो गिग वर्कर है। आप अगर आपको अगर आइडिया हो तो वो गिग वर्कर है। तो मतलब जैसे जैसे काम मिलता है वैसे, मतलब उनको कोई फिक्स इनकम नहीं है, घर पे फिक्स इनकम नहीं है। हाँ, तो एक अकेला मैं ही हूँ घर में जिसकी सर फिक्स्ड इनकम। तो वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक लायबिलिटी का बर्डन था आपके ऊपर कि नहीं है, अभी भी है, स्पेशली कोरोना के बाद जब फादर की जॉब चली गई थी तब। मेरे लिए ये पेपर डू और डाई था सर। इसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि वैकेंसी आएगी। जैसा हम न्यूज देख रहे हैं सर, यहाँ पे उत्तराखंड में इतने पेपर लीक चल रहे हैं, अभी भी पीडीओ लीक हुआ, तो मेरे को तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि इसके बाद शायद ही वैकेंसी आए। तो मैंने कहा या तो करना है या तो फिर जिंदगी भर ये टीचिंग में रह जाना। टीचिंग में गलत जॉब नहीं कह रहा हूँ, पर पैसा नहीं है सर टीचिंग में। ये बात बिल्कुल फैक्ट आप बता रहे हैं। एक्चुअल में
मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी 2010 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और 2010 से लेकर 2017-18 तक मैं खुद भी कुछ टाइम स्कूल्स में देता था और उसके बाद में जो है वो कोचिंग पे हम लोग पढ़ाते थे। पर एक्चुअल में स्कूल में एज अ प्राइवेट टीचर पैसा नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं आपका मिलता। जो जॉब है वो हमेशा अनसिक्योर रहेगा। जब भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम होगी वो आपको कहेंगे कि अब आपकी जो है वो ज़रूरत नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपका स्ट्रगल, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे सिटी में ही रहते हैं, सो मेरे ही स्टूडेंट हैं, मैंने उनको ग्रेजुएशन में पढ़ाया है, आज वो किसी न किसी स्कूल में सेटल है। पर जो सिचुएशन उनकी आज से 5 साल पहले थी ना, आज भी वही सिचुएशन है, आज वही भी है सर, ग्रोथ नहीं आ है, रहे हैं और इनकम में ग्रोथ कोई नहीं, डिफरेंस नहीं। कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं भी सर, मेरे को 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, हम्म, पर 8 साल में मैं अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा नहीं कर पाया सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये एक बहुत क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम। जितना कमा रहे हैं सारा ही खर्च हो जाता है। अब मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मुझे मोटिवेशन मिलता है सर अपनी कोचिंग पढ़ा के। मैंने कहा चलो कोचिंग पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम उससे साइड इनकम मेरी आ रही है, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सर दिन में 12 घंटे काम करने के बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो उस जॉब का कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। मैंने कहा सर अब कुछ भी हो जाए, बस ये डू और डाई है मेरे लिए। अगर ये नहीं हुआ तो फिर इसके बाद तो मैंने सर टीचिंग छोड़ने का तो वैसे सोच ही लिया है मैंने, ओके। पर ये वाला एग्जाम ना होता मेरा तो फिर सर बिजनेस की तरफ जाता, मैं कुछ अपना ही काम करता ओके, इसके मतलब बाद। इस तो एग्जाम में लेकिन अगर आप अब सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि हाँ, डू एंड डाई आपने सोच ही नहीं लिया था होता कि या तो इसमें सिलेक्शन जी। होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होता तो क्या करते आप? तो सर फिर मैं अपना कुछ काम शुरू करता। मैंने बहुत सारी चीजें सोची हुई थी अपने लिए, बट अब ठीक है, अब वो तो सर डिस्कस करके फायदा नहीं है। पर अब निकल गया तो अब मैं टेंशन फ्री हूँ बिल्कुल भी, अब कुछ नहीं करना है मुझे लाइफ में। अब बस लेकिन हाँ सर, टीचिंग कभी जिंदगी में छोड़ूंगा नहीं। छोटे मोटे क्लासेस तो मैं लेता रहूंगा सर, क्योंकि उसके बिना तो सर क्या कहते हैं, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। टीचिंग मेरे उसमें बट 1 घंटा 2 घंटा जरूर दूंगा मैं। जो मेरा टैलेंट है उसको मैं लाइफ टाइम यूज करता रहूंगा। डेफिनेटली लेकिन आपने हाँ, इतना समय दिया अब है एक तो साइड से जॉब सिक्योरिटी मिल गई ना जी सर, एक साइड से जॉब सिक्योरिटी अगर होगी ना तो माइंड रिलैक्स रहता है सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसके लिए डू और डाई ही करा था मैंने। मेरे पास सर अभी भी, आज मैं आपको बताऊंगा सर, मेरे पास चिट्ठे चिट्ठे भर गए हैं। अभी अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है, हाँ, मेरे से बताइए कांटेक्ट कर बताइए, सकता है प्लीज किसी को बताइए करने कि हो तो। क्या कौन कौन सी जो बुक्स है वो आपने फॉलो किया, कहाँ? मैं सर मैं लेके आता हूँ सर बुक। हाँ, यस यस यस, लाओ आप। मैं लेके सर 2 मिनट दीजिए सर मुझे, यस मैं यस लेके। प्लीज। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल के बाद में भी हिम्मत नहीं आ रही है और सोच लिया था कि हर हाल में हम मुझे सिलेक्शन लेना ही है। डू एंड डाई की सिचुएशन जब आप अपने ज़िंदगी में क्रिएट करोगे ना किसी एग्ज़ाम के लिए, तो पूरी कायनात भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है। तो सोचना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और एक लक्ष्य आपको लेना पड़ेगा। हम बस एक सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा इन्होंने कहा कि मैंने आरपीएस अड्डा का कोर्स लिया, टेस्ट सीरीज ली, मैंने पढ़ा और एक सपोर्ट मिला, तो डेफिनेट हमारा कंट्रीब्यूशन केवल एक सपोर्टिव रोल का ही रहता है। मेन मेहनत, अपने अंदर जो जोश लेकर आना है वो आपको ही लेकर आना पड़ेगा। अब आप देखिए, ये हम हमसे पढ़ रहे थे, लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कहाँ कहाँ से मटेरियल लेकर आए। उत्तराखंड में जो असिस्टेंट अकाउंटेंट होता है वो पेपर्स तो देख ही लिए थे, लेकिन पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होता है उनके भी पेपर्स जो है वो सर्च किए, बुक्स परचेज करी, जहाँ से जो कंटेंट मिलता था वो पढ़ा, और वो कंटेंट अभी आपके साथ में शेयर करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। क्योंकि केवल आप देखिए कि हर जगह से जहाँ जहाँ से कोशिश करी इन्होंने। और अच्छी बात मुझे जो लगी सागर, मुझे लगता है कि आपने एमसीक्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। हाँ, डेली 100 MCQ सर, डेली। 100 डेली, 100 एमसीक्यूज। और ज्यादा हो सके तो ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली। डेली 100 होते थे सर। ओके सर ओके। पहली बुक तो सर ये वाली, अगर आपको सर कैसे दिखाऊं, फोकस हो रहा है इस पे? हाँ, ये 1 मिनट थोड़ा सर, सा, मुझे वो चेंज करना हाँ पड़ेगा। इसको मोड को एक चेंज मिनट, करो आप, ये ब्लर ब्लर हो रहा है एक्चुअली। वो करना पड़ेगा। कैसे होगा ये, मन कैसे होगा? अभी देखिए सर, हुआ कुछ? हाँ, अब मेरे को दिखाओ लगता एक है बार हटाना बुक। ही पड़ेगा बैकग्राउंड। बस। अब क्लियर हुआ बस। हाँ, अब आप बुक दिखाओ, मेरे हिसाब से दिख जाएगी अब। एक सेकंड सर, पहली तो बुक ये वाली है सर। ओके, IIMS ये कॉमर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम। ओके। ये सर, इसमें अच्छी क्वालिटी के MCQ है सर, सबसे पहली ठीक बात। इसमें सैंपल पेपर्स भी। ठीक। ये मुझे सर, बस ये मैं बोलूंगा मेरी किस्मत थी सर। मैं जिस बुक स्टोर में गया था इसको लेने, तो वहां ऑलरेडी कोई एक ऐसा पर्सन था जो इसकी तैयारी करता है असिस्टेंट अकाउंटेंट की।
तो उसने मुझे ये बुक रिकमेंड करी, तो मैंने ली थी तुरंत। ये बुक कहीं भी शायद आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, नहीं पर हाँ मिलेगी, जो मैंने बुक खुद ही स्टोर्स पढ़ी होते हैं है वहां मिल जाएगी। इसको, ये एग्जैक्टली। वाली नहीं मिलेगी सर। उसके बाद सर ये बहुत लेट आई पर बुक, पर मैंने ये भी पढ़ ली थी। ये अरिहंत अरिहंत की की, चैप्टर वाइज आई थी। अरिहंत की, हाँ हाँ। इससे सबसे, हाँ इस बुक का ये फायदा है, बस एक ही फायदा है जो मुझे मिला, वो मिला कि इसमें मुझे कंटेम्प्रेरी इश्यूज की अच्छी नॉलेज थी इस बुक। ओके, ओके। बस यही था, बाकी सब तो नॉर्मल ही था, बस कंटेम्प्रेरी इश्यूज इसमें अच्छे थे। हम्म। इसके अलावा सर जो एक बुक थी जो बहुत जरूरी सबको लेनी चाहिए, वो ये वाली है सर, ऑब्जेक्टिव कॉमर्स। उपकार, ऑब्जेक्टिव कॉमर्स, हाँ ओके, सीए, सीएमए, सीएस इस सभी के लिए ये। हाँ इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है और बहुत हाई लेवल एमसीक्यूज है, हाँ, वो तो मतलब जैसे सीए यूके लिखा ट्रिपल एस हुआ से है तो पूछ रहा अच्छा, सीए है। में हाँ भी बस बस ये, ऑब्जेक्टिव आजकल हो गया है, तो पूरा लेवल अच्छा बेटर, और यूपीएससी भी लिखा हुआ है इवन, तो डेफिनेटली लेवल अच्छा होगा। हाँ ये बहुत अच्छी बुक, इससे सबसे ज्यादा मुझे जो स्प्रेड वाला क्वेश्चन था वो इसी बुक में था सर। ओके, 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 ग्रेट। इसके अलावा सर उत्तराखंड की अपनी एक आती है, यूथ कंपटीशन टाइम्स। हाँ, युद्ध, युद्ध की आती है, यस। ये वाली, ये तो मैंने नोटिफिकेशन आने से पहले कर ली, पहले ये ले तो ली पहले है। ही खत्म हो हाँ, चुकी हाँ, थी। हाँ। इसमें आपको मिस्टेक्स इसके अलावा, मिस्टेक्स मिस्टेक्स मिली होगी हाँ इसमें। सर मिस्टेक सर इसमें भी बहुत है, इसमें भी मिस्टेक्स है सर। हाँ, ये मिस्टेक तो सब अरियन में ही रहती है सर, अरियन और लेकिन युद्ध की जो बुक्स है ना चुनो, उसमें क्या होता है, जैसे आपके पास तो क्या नॉलेज था सीए का और सारा जी जी नॉलेज जी, था प्रीवियस, तो आपने उन मिस्टेक्स को सॉल्व कर लिया। युद्ध और मिस्टेक्स तो अरिहंत होती की, है, अरिहंत में फिर भी कम बहुत है कम मिस्टेक। है, लेकिन युद्ध की बुक में मिस्टेक्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो स्टूडेंट अब जिसको नॉलेज नहीं है वो गलत ही पढ़ लेगा। सर देखो ये तो एक बार आप सिलेबस करोगे ना, तो हाँ, आप एरर्स आराम से निकाल लोगे, एग्जैक्टली, अगर सिलेबस सिलेबस करने आपको के आ रहा बाद में है। ही जो बुक डायरेक्ट इस आपकी, बुक से पढ़ेगा ना उसके लिए दिक्कत है। उसके लिए प्रॉब्लम है। सिलेबस कर यस, यस, सिलेबस करने के बाद ही बुक करोगे तो पहले लोगे। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। फिर उसके बाद एक ये भी है सर, ऑब्जेक्टिव कॉमर्स। दोनों ओके, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, या तो हाँ, उपकार की है ये वाली, दोनों ही अच्छी है सर। ओके, ओके, और इसके बाद सर जो लास्ट में सबसे अच्छी बुक है, वो ये वाली सैंपल पेपर की। ओके, युद्ध की ही, हाँ, सैंपल पेपर इससे 21 है। हाँ, ये लास्ट में है भी, हाँ, 21 सैंपल, ये सारे करे मैंने, हाँ, सारे कर दो दो बार कर डाले, इससे 3 क्वेश्चन आए थे एग्जाम ओके। में इस बुक से। फिर एक ये जो जितनी, अब सर ये वाली बुक रिवाइज करना तो बड़ा मुश्किल है, इन सब बुक को रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल है, तो मैंने इन सब बुक का क्रक्स इसमें डाल दिया। ओके, ये तीनों बुक का क्रक्स इसमें है। इवन आपके जो लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं सारे इसमें लिखता चला गया। और लास्ट टाइम था, बस मुझे ये पढ़ के जानी पड़ी, इसमें 5 बुक यस, का क्रक्स। यस, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो बात है स्टूडेंट्स। बस मैं ये हमेशा हुआ, स्टूडेंट्स को कहता हूँ, ये खुद करा मैंने, हाथ से बनाई सर। प्रिपरेशन उस हिसाब से करो कि पूरे सिलेबस को आप एक दिन में रिवाइज कर पाओ। तो आप देखिए ये जो रजिस्टर है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट था, ये जहां वाला, जहां पे, जैसे आप सब सपोज समझिए, मैं भी मेरी स्टडी के टाइम पे ये करता ही था कि 100 क्वेश्चंस अगर हम कर रहे हैं तो 100 में से सभी क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमको प्रॉब्लम 20 क्वेश्चंस में आएगी। तो 20 क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो फैक्ट हैं, जो वो कॉन्सेप्ट लिख हैं, लो। वो यहाँ पे नोट कर लो। आपको लगता है कि यार ये 80 क्वेश्चन तो मैं नहीं देखूंगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये 20 देखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से अपने पूरे सिलेबस की जो स्टडी है, उस स्टडी को अगर आप इस बुक में अपने नोट्स में डाल देंगे और वही नोट्स का लास्ट में रिवीजन करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बस चीज है। बस, तो इसमें काफी चीजें, मेरी ये वाली जो रजिस्टर है, इस वाले रजिस्टर को मैंने लास्ट के 6-7 दिन किया, तो इससे मेरा पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिवाइज हो गए, पीवाईक्यूज भी हो गए, और पांचों बुक एक साथ रिवाइज हो गई। एक साथ रिवाइज हो गई, बहुत और बड़ी ये, बात है। हाँ मैंने क्या किया था सर, ये जो आप बुक देख पा रहे हो ना, इसमें 5 पार्टीशन है, ओके, 5 से 6 पार्टीशन आपको दिख रहे होंगे, ओके, तो मैंने यूनिट वाइज ये बनाई थी। ओके, यूनिट तो वाइज जैसे बना। जैसे मैं पढ़ता गया यूनिट वाइज, तो यूनिट वाइज होते चले गए मेरे सारे साथ। चलिए, बस ऐसे करके सर ये बहुत जर्नी थी शानदार, मेरी, बहुत इसमें शानदार। मैंने, अब इसमें मुझे बताइए कि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो पेपर को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं, या वहां पे टाइम मैनेज नहीं कर पाते। आपने वहां पे टाइम मैनेज कैसे किया? पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया, फिर आप टफ पे गए। हालांकि आप इतने सारे एमसीक्यूज कर चुके थे, मॉडल पेपर कर चुके थे, मॉक टेस्ट कर चुके थे, तो मुझे लगता है आपने पूरी स्ट्रेटेजी तो मेरे हिसाब से आपके घर पे ही बन चुकी होगी। बट फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में आपने कैसे जो है वो एक सीक्वेंस जो है वो कैसे सेट करी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की? तो सबसे पहले तो देखो सर, मैंने क्या किया था, जब मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया था, तो मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन मुझे आते थे पहले, जैसे पूरा पेपर, पहले 100 क्वेश्चन के 100 रीड करे मैंने उसको ओएमआर को हाथ भी नहीं लगाया, ओएमआर साइड में रख दी थी मैंने पहले 100 के 100 क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, सरसरी तौर पे पढ़ना शुरू किया। ओके, कि 100 को, ये मेरा 15 या 20 मिनट लगे थे मुझे ये करने में, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन ही होते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन तो होते नहीं है। तो मैंने क्या किया, पहले 100 के 100 क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए,
बिल्कुल नॉवल की तरह, मतलब उसमें मैंने पेन भी नहीं था मेरे हाथ में, बस पढ़ता गया। अब उन 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको देख के हो जाएंगे, मतलब उसके लिए आपको ना दिमाग लगाना है ना उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है। तो जो आपने अपना सिलेबस कवर करा है 40-50 क्वेश्चन तो सिलेबस में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, यस, हमेशा, ऑलवेज। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो वो जब जब मैंने वो 100 क्वेश्चन पढ़े तो उसमें से 50 तो करे हुए आए थे, मैं तो कह रहा हूँ 70 मेरे करे हुए आए थे। पर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूं जिसने क्या कहते हैं सिर्फ सिलेबस करा है, तो 50 क्वेश्चन तो वो भी कर लेगा। हम्म। मतलब अगर आपने बेसिक्स भी पढ़ा हुआ है, आपने एमसीक्यूज पढ़े हुए हैं, तो 50 क्वेश्चन तो देख के हो जाएंगे। तो विद इन हाफ एन आवर मेरे 15 मिनट तो मेरे को 100 क्वेश्चन पढ़ने में लगे, 15-20 मिनट मान लीजिए सर, क्योंकि इतने टाइम से एमसीक्यू पढ़ रहे थे तो पढ़ने की स्पीड भी बढ़ गई थी। तो 20 मिनट में मैंने क्या कहते हैं 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ा ले। अब 20 में से 50 ऐसे थे जो देख के हो जाएंगे। तो जब मैंने सेकेंड बार पढ़ना शुरू किया तो उसमें वो 50 क्वेश्चन मेरे खत्म। अब बचे 50 और, तो 50 के तो मैंने उसमें क्वेश्चन पेपर में टिक लगा दिया कि ये 50 क्वेश्चन मेरे डन है। मैंने ओएमआर अभी भी नहीं छुपाई थी, फिर ओके। 50 क्वेश्चन टिक कर लिए। हम्म। 50 क्वेश्चन मेरे हो गए। अब क्या होगा सर, 50 क्वेश्चन जब हो जाते हैं ना तो माइंड वैसे ही रिलैक्स होगा। एग्जैक्टली, यस यस यस। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को जब बच्चे क्या करते हैं तो पढ़ना शुरू करते हैं ना क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा, जब उनका पहला नहीं होता, दूसरा नहीं होता, तीसरा नहीं होता, तो चौथे में उनको आता भी होगा तो भी गलत करते तो भी गलत कर देंगे। क्योंकि वो डिमोटिवेट होना शुरू कर देते हैं। तो मैंने 100 के 100 क्वेश्चन पे फोकस ना करके पहले उन 50 पे फोकस किया जो आते। तो मेरे 50 क्वेश्चन हो गए जिसमें मैं कॉन्फिडेंट था कि 50 नंबर तो मेरे आ रहे, पास तो मैं हो गया। 45 चाहिए पास होने के लिए, तो पास तो मैं हो गया। मेरा वहीं से क्या कहते हैं मेरा स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो। अब 50 रह गए। अब जब सेकेंड राउंड मैंने पढ़ना शुरू करा तो फिर मैंने क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ा। उन बाकी 50 क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ा, जिसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे अपने आप रिकॉल होने लग गए। ओके ओके। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो सर ऐसे हैं जो दिमाग हिला दे, कभी पढ़े ही नहीं जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन भी थे। ऐसे आते तो हैं उनको कुछ मैंने क्वेश्चन, हमेशा एकदम आते हैं। इग्नोर करना, उनको तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा बात सबसे लास्ट में देखेंगे इनको। तो 1 घंटे के अंदर मेरे 70 क्वेश्चन हो गए। 2 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे के अंदर मैंने 70 क्वेश्चन कर लिए। अब मैंने ओएमआर शीट उठाई 1 घंटे बाद और वो 70 क्वेश्चन टिक गोले में। अब मेरा स्ट्रेस लेवल और कम हो गया। अब 15 या 20 मिनट मेरी ओएमआर भी भर गई। 15 मिनट में ओएमआर हो गई थी मेरी कंप्लीट। मैंने पेन ना एक्चुअली वाला लिया था जिसकी मोटी टिप होती है। ओके, हाँ, तो जल्दी से गोला हो गया, उसका भर गया। मोटी टिप वाला लेके गया था मैं पेन ना, बॉल पेन लेके गया था मोटी टिप वाला। तो उससे 2 या 3 राउंड मेरा सर्कल कंप्लीट हो गया। तो 20 मिनट 15 मिनट में 20 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 मिनट मान के चलो मेरी ओएमआर शीट 70 क्वेश्चन की भर गई। अब बचे 30। अब 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो सर बहुत टफ थे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मुझे जैसे वो जनरल रिजर्व वाला मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, तो उसमें मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था कि मैंने तो उसको लास्ट में देखेंगे। और एक क्वेश्चन और था लाइफ बॉय वाला, शायद आपको याद होगा, जिसमें सही हाजमोला लाइफ बॉय वाला, वो लाइफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन आता, जिसके ऑप्शन थे हाजमोला, लाइफ बॉय। ये तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था क्या है, तो मैंने इसको लास्ट के लिए छोड़ दिया था। फिर लास्ट का जो मेरे पास बचा था 40 मिनट्स बचे थे लास्ट में, तो मैंने उसमें क्या करा, उन 30 क्वेश्चन में पहले वो क्वेश्चन काट दिए जो जिनका बिल्कुल ही आइडिया नहीं। ओके ओके। जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं, मैंने कहा ये तो मेरे को सर के ऊपर से निकल गए, तो वो वाले 10 मैंने काट दिए। मैंने कहा इनको देखना ही नहीं। मैंने कहा अब ये 9, अब 70 मेरे हो गए थे। मैंने कहा 20 क्वेश्चन अब मुझे कैसे भी करके करने हैं अगर मुझे सिलेक्शन लेना है। मैंने कहा 70 में तो नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, अगर मुझे लगता है 70 में हो जाएगा तो मैं 30 के 30 छोड़ देता। मैंने कहा 70 में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वैकेंसी 21 है जनरल की सीट, तो 70 तक मैं रुक गया। फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो मैंने 20 क्वेश्चन जो थे थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा क्या कहते हैं थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करी, तो जैसे तैसे करके मेरे वो 20 क्वेश्चन मैंने करे सर लास्ट में। मेरे टाइम लास्ट के आधे घंटे में मैंने वो 20 क्वेश्चन भी कर डाले कैसे भी करके। मैंने जो दिमाग में आया, जैसे हाजमोला वाला जो क्वेश्चन था मैंने उसमें हाजमोला ही टिक करी, क्योंकि सबसे मैं बचपन से हाजमोला देख रहा हूँ। लाइव बॉय मैंने बचपन से नहीं देखा है, मैंने कहा हाजमोला बचपन से देख रहा हूँ और एड भी बहुत देखे हाजमोला का। मैंने कहा सबसे बड़ी लाइफ साइकिल हाजमोला की होगी। तो मैंने ऐसे करके सब क्रैक करे मैंने कुछ कि अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे, जो मेरा स्कूल का एक्सपीरियंस था, सीए का एक्सपीरियंस था, उनको ध्यान में रखते हुए वो 20 क्वेश्चन मैंने कर डाले। अब उसमें से सिर्फ 6 ही गलत हुए, बाकी 13 ठीक हुए। तो नेगेटिव मतलब मेरे मार्किंग वो को 70 कैसे में गलती नहीं थी। मैनेज किया कि वही नेगेटिव सर क्वेश्चन को स्किप करा, जिनकी बिल्कुल आइडिया नहीं था उसमें तुक्का ही। मेरा एक फ्रेंड है सर, उसने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे कि देखी जाएगी, तो उसके 25 उसके 20 गलत हो गए। 75 मार्क्स 100 में से। ओके।
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे लास्ट एग्जाम का मेरा एक्सपीरियंस था। लास्ट एग्जाम में मैंने भी ये गलती करी थी। मैं 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, जिसमें 20 नंबर की हिंदी आई थी। तो मैं हिंदी में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मैंने हिंदी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जिसकी वजह से मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो गई। तो मैंने कहा इस बार मैं वो क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करूंगा जो सर के ऊपर से निकले। तो ऐसे 10 क्वेश्चन थे जो मुझे सर के ऊपर से निकल गए। इतना पढ़ने के बाद भी वो 10 क्वेश्चन नहीं हुए मेरे से। तो मैंने 10 के 10 छोड़ दिए। अब बचे मेरे पास 20 क्वेश्चन, जो मेरे लिए चैलेंज था, जो टफ कैटेगरी के थे। पेपर 3 पार्ट्स में था सर, एक था इजी, एक था मॉडरेट और एक था टफ। तो इजी और मॉडरेट तो मैंने कर डाला, 70 क्वेश्चन हो गए मेरे इजी टू मॉडरेट में। अब बचा 30 नंबर का जो टफ, उसमें से 20 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करे और 20 क्वेश्चन अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो भी ध्यान में मुझे जो भी था कि चलो कर। या मैंने कई बार आपको एक एलिमिनेशन टेक्निक यूज करी थी मैंने, जो आपने मुझे बताई थी कि ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, उसको डिलीट कर दो। अब मैंने क्या करा, उन 20 क्वेश्चन में 50-50% प्रोबेबिलिटी बनाई। दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन एलिमिनेट करके 50-50% जब चांस रह गया, तो मैंने फिर एक सिलेक्ट कर दिया उसमें। या 50% जब दो ऑप्शन ठीक, दो एलिमिनेट हो गए, अब 2 बचे, उसको मैंने अंधाधुंध लगा दिया। मैंने कहा ये जो 20 क्वेश्चन है, अब मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई सही होने की ना। तो रिजल्ट ये आया कि 20 में से वो 13 सही है। तो जो 6 गलत हुए, उसकी वजह से मेरी जो नेगेटिव मार्किंग हुई, वो केवल कितने नंबर की हो गई सर? 6 गलत होने पे 4.5 नंबर मेरे कट गए। अगर ये अटेम्प्ट ना करता सर, मैं बाई चांस अगर मैं अटेम्प्ट ना करता, तो मेरे 85 होते और 1-2 क्वेश्चन और सही हो जाए तो नंबर 1 मेरा हो जाता। पर ठीक है, जो भगवान देता है उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देखिए कि सबसे पहले तो अपना जो माइंड है वो आपको बहुत कूल रखना है। पहले से एक, वैसे भी आप बहुत सारे पेपर्स देकर आओगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके आओगे एग्जाम से पहले, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे भी बहुत अच्छा होता है और आप अपनी सारे स्ट्रेटेजी पहले ही बना चुके होते हो, क्योंकि उस तरह के पेपर्स आप लोगों ने पहले दे दिए हैं। अब उसके बाद में जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठोगे, तो आप देखिए सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता जाएगा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका बहुत छोटा सा पार्ट आपको आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है, उस क्वेश्चन को भी आप डेफिनेटली सही कर आ जाते हो। और नेगेटिव मार्किंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना चाहिए। उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिन पे आपको लगता है कि हाँ 50-50 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर आपको चारों ही ऑप्शन डाउटफुल लग रहे हैं, 50% टच भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये बात तो जहाँ 50% चांस थे, मैंने उन्हीं में रिस्क लिया। एग्जैक्टली। जिनमें चारों ऑप्शन मेरे को नहीं बनते थे, जिनका बिल्कुल आइडिया नहीं था, उनको तो छोड़ ही दिया मैंने। तो 20 में से मैंने 50-50% प्रोबेबिलिटी जिनमें लग रही थी, उन पे एक रिस्क लेके कर दिया मैंने। रिजल्ट ये 20 में से 13 सही है। 70 तो मेरे सही थे, 70 से मेरे 100% सही थे। जिससे अब जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है आपका एग्जाम हॉल में ना, तो अटेम्प्ट करते जाओ। अब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे जो मेरे करे हुए ही आए, तो उनमें तो मुझे डाउट थी। अब सागर, ये जो पूरी आपकी जर्नी रही है, या फिर जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या कोई ऐसा फेज आया जब आप बहुत लो फील कर रहे थे, या डीमोटिवेशन लग रहा था, एंग्जाइटी हो रहा था? डिप्रेशन में भी आजकल स्टूडेंट जो है वो चले जाते हैं, क्या कुछ ऐसा कोई फेज आया था? हाँ सर, जैसा अभी क्या हुआ ना, जब मैं न्यूज सुनता था ना कि वैकेंसी, ये क्या कहते हैं कि लीक हो रहे हैं पेपर, वैकेंसी कैंसिल हो रही है, अध्याचन वापस जा रहे हैं, तो ये न्यूज सुन के सर होता तो था, लगता तो था कि भाई हमारे पेपर वो याचन आ जाए। और उत्तराखंड की हिस्ट्री रही है सर पेपर लीक। हाँ, उत्तराखंड में ये तो बहुत होता है। एग्जैक्टली। 2021 की बात है सर, असिस्टेंट अकाउंटेंट का ही पेपर था, जो आया था आउट ऑफ द सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस आया था, बहुत ज्यादा। और यूके ट्रिपल एसपी नहीं कराया था। 2021 का पेपर है वो सर, अभी भी यूट्यूब पे पड़ा है, आपको भाई कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं व्यूअर्स को बता दूं, हमने उत्तराखंड को जो स्टार्ट किया, वो पहली वैकेंसी 2021 की ही थी। वहीं से हमने अपनी जर्नी उत्तराखंड में स्टार्ट करी थी, और आज 4-5 साल उत्तराखंड में काम करते करते हो गए हैं। तो ये 2021 का पेपर बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। 2021 का जो पेपर था वो सर ऐसा था, उसने बहुत डिमोटिवेट कर दिया था। मैंने कहा यार ऐसे क्वेश्चन आ गए तो फिर कैसे करेंगे। लेकिन पता ये लगा बाद में, जब और आगे न्यूज देखी तो पता लगा ये पेपर ही कैंसिल हो गया था। यही देख के थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ कि भाई कहीं ये पेपर अगर टफ आ गया या उस लेवल का आ गया, कहीं फिर कैंसिल ना हो जाए पेपर। तो ये चीजें थोड़ी डिमोटिवेट करती है। लेकिन वही सर, मन में वही था बैक ऑफ द माइंड कि एक तो लेनी है, देखी जाएगी। जो सर क्या होता है ना, जैसे जब आप रात में गाड़ी चलाते हो तो अंधेरा होता है ना,
लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ते हो ना लाइट पे भरोसा करके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अंधेरे में कभी गाड़ी चलाओ तो हमें नहीं दिख रहा ना आगे क्या है, बट लाइट हमें गाइड करती है। तो वो कहीं ना कहीं मेरा अंतर मन है जो मुझे गाइड कर रहा था कि कोई बात नहीं, इस चीज से मोटिवेट ना होके कम से कम ऐसे भी तो पेपर हुए हैं जिनमें बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, एग्जैक्ट। तो हम वो वाला पेपर क्यों देखे जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ या रद्द हो गया। यस। तो ऐसे करते करते सर और वॉइस 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 चली गई आपकी। आवाज नहीं आ रही। आवाज में कुछ इशू हो गया है मुझे लग रहा है। आपका ब्लूटूथ डिस्चार्ज तो नहीं हो गया? आवाज एक्चुअली मुझे आ नहीं रही है आपकी। एक मिनट सर, अब आई, हेलो, अब आई। नहीं है? यस यस यस। एक सेकंड सर, सर वीडियो आ रही है? यस हेलो, वीडियो ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। एक मिनट सर, मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। अभी नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही। ठीक है, मैं हटा देता हूँ। अभी देखिए अब सर क्लियर है? हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो कहाँ था सर, मैं भूल गया। कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताइए, जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी अभी जो पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं, ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हुआ है, उनको क्या जी जी आप सजेस्ट करना चाहोगे जो पहली बार किसी गवर्नमेंट एग्जाम को दे रहे हैं? सर, जो पहली बार दे रहे हैं मैं तो उनसे यही बोलूंगा कि सर कि देखिए तैयारी अपनी पूरी रखिए पहले तो। मतलब आप ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा, आपके हाथ में जो है उस देखिए आपके हाथ में नहीं है ना आयोग कब पेपर करेगा, कब नोटिफिकेशन, ये आपके हाथ में नहीं है। सर मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे। एग्जैक्टली। ऐसा कुछ नहीं है, आपके हाथ में जो है वो आप अपनी तरफ से करिए। आप अगर फर्स्ट टाइम भी दे रहे हैं तो ये सोच के मत दीजिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना शुरू करूंगा। आप अपना एक बार सिलेबस तो कंप्लीट कर लीजिए, चाहे नोटिफिकेशन कभी भी आए। ये तो पक्का है कि आएगी वैकेंसी, ये 100% है। ये 100%। ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी, ये पक्का है। उत्तराखंड में हर 2-3 साल में आती है सर वैकेंसी, Fact है। चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, आएगी ही आएगी। और सर असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेबस इतना है कि 1 साल तक को लगेगा ही उसे कंप्लीट करने में, अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। एग्जैक्टली तो लगेगा। आपको ये नहीं देखना कि वैकेंसी कब आएगी या कितने टाइम में आएगी, कितनी पद पे आएगी। आधे ज्यादा लोग इसी में डिस्कशन करते रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, कब, वो छोड़ दो। मैं सर ग्रुप्स में ज्वाइन हूं, मैं वहां देखता हूँ बच्चे सर यही क्वेश्चन करते हैं कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी। अरे भाई छोड़ना, जब आएगी तब आएगी, अपना अपना स्टार्ट कर पढ़ना। ठीक है, अगर नहीं भी आई वैकेंसी तो फिर दूसरा पेपर दे लियो। कॉमर्स के एक ही पेपर थोड़ी होता है, एडीओ होता है, एएसओ होता है, इवन अभी प्रवक्ता का पेपर है सर, यूपी प्रवक्ता का पेपर है। तो क्यों आप डिमोटिवेट होते हो? आप अपनी पढ़ाई चालू रखो, कॉमन टॉपिक्स तो वो जरूर कर लो जो आने ही आने। आप सिलेबस पे क्यों डिपेंड हो? अकाउंट्स आएगी ही आएगी, अकाउंट्स आनी ही आनी है। 11th-12th के अकाउंट स्ट्रॉन्ग करो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आनी ही आनी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना ही आना है, बिजनेस स्टडीज आनी ही आनी है। तो इनमें महारत हासिल कर लो। तो जब तक सिलेबस आएगा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मुझे तो पहले से आता है, बस जो नई चीज ऐड डिलीट हुई होंगी उन पे फोकस कर लो। जैसे मैंने भी यही किया था। मैंने सर जब यूके ट्रिपल का कैलेंडर आया था 26 वैकेंसी का, उस दिन से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। तब मैंने ये नहीं देखा था कि कब आएगी वैकेंसी, क्योंकि उत्तराखंड में तो सब ऊपर नीचे चलता रहता है कि जो डेट है कैलेंडर की वो तो मान के चलो उस दिन तो नहीं होगा पेपर, ये तो पक्का है। यस यस। आप बस अपनी तैयारी करते रहो करते रहो। बस एक चीज ध्यान रखना है, अपने मन में एक फोकस रखना है कि मुझे ये चीज अचीव करनी ही है। एक बैकअप प्लान जरूर रखो, वो तो एक अच्छी बात है, बैकअप प्लान होना चाहिए, लेकिन मेन फोकस उस पर रखो जो आपको करना ही करना है। बिल्कुल सही। अब बस ये कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बना लो कि मुझे एक सीट चाहिए, एक सीट चाहिए। प्राइवेट जॉब में सर बहुत अब हालत ये है प्राइवेट जॉब की कि आपको सरवाइव करने के लिए सर तलवे चाटने पड़ेंगे अपने बॉस के। बिल्कुल 100%। अब आप वो नहीं कर सकते। मैं ऐसा इंसान हूं सर, मेरे से झूठी तारीफ नहीं होती किसी की, मैं नहीं कर सकता। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना सर कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो, सर मेरे अंदर वो आता ही नहीं है। और दूसरा सर मैं प्रेशर में काम नहीं कर पाता, जब बहुत प्रेशर होता है तो मेरे से काम नहीं
होता। तो मैंने कहा ये टीचिंग लाइन भी मेरे लिए नहीं है और मैं किसी के अंडर भी काम नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने कहा अब ऐसी जगह जाएंगे जहां पे जॉब सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या कहते हैं, लोगों की सुन ली, लोगों की बात कर ली, अपने हिसाब से भी जी लिया, दूसरे के हिसाब से भी जी लिया। अब बस बैक ऑफ द माइंड में ये रखिए कि मुझे अचीव करना है। अब चाहे कोई सा भी पेपर हो, आप उसकी तैयारी पहले से रखो। बस ये मैं नए वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा। बहुत सही है, बहुत सही है। डिपेंड मत रहो वैकेंसी और नोटिफिकेशन पे। एग्जैक्टली। एक सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल किया? स्टूडेंट तो आजकल दिन भर रील्स में लगे रहते हैं, तो आप जैसे बोल रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं था, बट फिर भी जब मोबाइल सामने आता है तो स्टूडेंट तो इंस्टाग्राम चलाया, फेसबुक चलाया और रील देखना स्टार्ट किया। एक ही तरीका है, वो ऐप ही डिलीट कर दो। वो ऐप ही डिलीट कर दी सर मैंने। इंस्टाग्राम हटा दिया फोन से, फेसबुक में मैं हूं नहीं। बस एक ही सोशल मीडिया रखा था, व्हाट्सएप। मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम, जिसमें मुझे अपडेट आती थी, मैंने सारे सोशल मीडिया ही डिलीट कर दिया था। ओके। रखना ही नहीं है सर, सोशल मीडिया ही हटा दिया। जो चीज जब होगी नहीं तो डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गया? डिस्ट्रैक्ट कैसे होंगे? हटा दिया फोन से सारी चीजें। आज भी मेरे फोन में सर सोशल मीडिया एप्स नहीं है, आज भी नहीं। पेपर क्लियर करने के बाद भी सिर्फ मेरे फोन में एक व्हाट्सएप पड़ा है, स्नैप भी नहीं है, इंस्टाग्राम भी नहीं है, सब हटा दिया है मैंने सर। यही चीजें बहुत कंट्रोल करने वाली कि आजकल स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और सोशल मीडिया, फोन कर पढ़ाई करते हैं, पास में मोबाइल पड़ा हुआ है, ये इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आ गया, ये कोई नोटिफिकेशन आ गया। बस वही ध्यान रखना है कि आपको फोन को यूज करना है फोन की तरह। उसमें बस ये करता था मैं, यूट्यूब जो मैंने डाली हुई थी, यूट्यूब में भी मैंने क्या कर रखे थे, फालतू के सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्राइब नहीं कर रखे मैंने चैनल। मैंने सिर्फ अपनी टीचिंग के चैनल सब्सक्राइब करे हुए, क्या कहते हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट के सब्सक्राइब करे हुए, और थोड़ा सा मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखता हूँ तो उसकी मैंने सब्सक्राइब। उसके अलावा मैं सब्सक्राइब ही नहीं करता। आप सब्सक्राइब करोगे तो वीडियोस दिखाएगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नहीं दिखाएगा। और एक और काम करना है सर, सबसे बड़ा काम मैंने जो किया, अपने फोन में चेंज लाया, नोटिफिकेशन बंद कर दी मैंने अपने फोन की। जब मेरा फोन लॉक होता है ना, लॉक मोड पे नोटिफिकेशन नहीं आती है, जब मैं फोन ऑन करता हूँ तभी नोटिफिकेशन आती है। अब क्या होता है, अगर आपका फोन बगल में रखा है तो वो टिंग टिंग करता रहेगा वो फैक्ट है। और आजकल ऐसा है सर, आप नेट कनेक्ट डिसकनेक्ट नहीं कर सकते। घर में वाईफाई है और फोन में भी सिम है, तो आप नेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, स्कूल के मैसेज आ रहे हैं या फिर फ्रेंड के मैसेज आ रहे हैं, तो आप बंद नहीं कर सकते। और क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने रिचार्ज भी नहीं करवाया था लास्ट के महीने में। मेरे फोन में रिचार्ज भी नहीं था, सिर्फ इनकमिंग करा रखी थी मैंने, आउटगोइंग बंद कर रखी थी। ओके। मैंने कॉल ही नहीं करनी, सिर्फ रिसीव करने के लिए रखा हुआ था मैंने फोन, और लॉक मोड पे नोटिफिकेशन ऑफ थी। तो जब मेरा फोन लॉक होता था या चार्ज पे होता था तो नोटिफिकेशन आती ही नहीं थी मेरे फोन पे। जब मैं फोन खोलता था तभी नोटिफिकेशन दिखती थी। तो इससे क्या हुआ, काफी डिस्ट्रैक्शन हट गया मेरा। ये बहुत जरूरी है एक्चुअल में, पढ़ाई पर फोकस पूरी तरीके से हम कर पाते हैं। हाँ, ये करना। आप पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते, पर आप कम जरूर कर सकते हो, मेरा ये कहना। कर सकते हैं, एग्जैक्टली। तो सागर, अब आगे का टारगेट क्या है आपका? असिस्टेंट अकाउंटेंट तो बन चुके हो, कुछ और माइंड में है कि? सर अब ये मान लीजिए, जैसे मान लें और कोई एग्जाम होता है अगर कॉमर्स फील्ड का, जो सिलेबस सेम होता है, तो मैं दूंगा जरूर वो पेपर, क्योंकि टच में तो रहना ही है। बाकी सर मैं अपनी टीचिंग कंटिन्यू रखूंगा, भले 1-2 घंटे दूं टीचिंग को, पर मैं उसे कंटिन्यू रखूंगा। और आगे ये है कि अगर, जैसे मैंने एक चीज और सुनी है सर, जिनकी रैंक हाई आती है एग्जाम में, उनको एक ऑप्शन मिलता है डिपार्टमेंट में जाने के बाद, उसे संपलीकरण बोलते हैं। ओके। जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो होता है 7 साल बाद प्रमोशन होता है। जितने भी सजेस्टेड जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको 7 साल बाद प्रमोशन मिलता है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में क्या है कि अगर आपका रैंक हाई आई है तो जो संपलीकरण के तौर पे आप क्या कर सकते हो, 3.5 साल के बाद ही आप प्रमोशन ले सकते हो। लेकिन लाइफ टाइम में एक बार हो सकता है ये। तो अगर डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की वैकेंसी खाली है तो आप 3.5 साल बाद सिंपलीकरण में जाके आप असिस्टेंट अकाउंटेंट से अकाउंटेंट बन सकते हो। लेकिन ये उन्हीं के लिए फायदेमंद है जिनकी रैंक हाई आई है। क्योंकि जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए अकाउंटेंट, मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट जैसे हूँ, अब मान लेते हैं सीनियर पोस्ट पे केवल 5 वैकेंसी आई है, मान लेते हैं, मतलब 5 लोग रिटायर हो गए हैं, तो अकाउंटेंट की पोस्ट खाली हो गई। अकाउंटेंट के एग्जाम नहीं होते हैं उत्तराखंड में, असिस्टेंट अकाउंटेंट के ही होते हैं। तो जिनकी रैंक हाई आई है, जो टॉप 10 में है, उनको पहले चांस मिलता है सिंपलीकरण का। ओके। अब जैसे मान लो किसी की रैंक 84 आई है, तो जब तक 84 पोस्ट खाली नहीं होंगी तब तक वो अपना प्रमोशन नहीं कर सकते। तो जिनकी रैंक ऊपर होती है उनको बहुत फायदा मिलता है इस चीज का।
और जैसे मान लीजिए हमारे में बैच 21, जैसे हमारा 63 का बैच है जो जो पास आउट हुआ है, तो जो 63rd स्टूडेंट है उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, मुझे मिल जाएगा क्योंकि मेरी रैंक 1 है, हाँ, बट 2 है। टू है। इवन तो मुझे पहले सही नहीं आता है मिलेगा कि प्रमोशन का यस डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में। इवन जो मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट रैंकर हैं ईशान चावला, वो भी जी सर। आरपीएससी अड्डा के ही स्टूडेंट है। कल उनसे भी जी, बात जी, हो जी। रही थी। सर उनका लास्ट वो एएसओ में सिलेक्टेड है, मुझे पता लगा ऑलरेडी। सेलेक्टेड है नहीं, वो एग्जिस्टिंग, जो उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी भी एज असिस्टेंट अकाउंटेंट ही वर्क कर रहे हैं। उन्होंने हाँ अगेन उन्होंने असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम दिया ताकि एक रैंक आ जाए और कोई पोस्टिंग जो है वो जैसा वो चाह रहे थे वैसे मिल जी, जाए। जी। अभी वो अप डाउन करते हैं, आई थिंक शायद ऋषिकेश में उनका घर है और देहरादून से वो अप डाउन करते हैं। तो अच्छा, उन्होंने मुझे नहीं पता था ये। अगेन एग्जाम बट एएसओ में तो उनकी रैंक आई है सर। फोर्थ रैंक है एएसओ में, उन्होंने बताया। एएसओ में भी है, तो अगर वो एएसओ ज्वाइन करते हैं हाँ तो फिर वो असिस्टेंट अकाउंटेंट नहीं आएंगे। मुझे लगता है मेरी फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें रैंक 1 हो जाएगी मेरी, हाँ, यस अगर वो नहीं आते हैं। यस, ये अगर वो नहीं आते हैं एएसओ अगर ज्वाइन करते हैं तो यस। अगर वो एएसओ ज्वाइन करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा असिस्टेंट अकाउंटेंट का, हाँ हाँ, उसमें मेरी रैंक 1 होगी। ओके ओके। तो मतलब आप कोई जो अपर एग्जाम होता है, जैसे कोई पोस्ट निकलती है सपोज अकाउंट ऑफिसर की, तो उसके लिए कुछ नया भी पढ़ना हुआ तो आप एग्जाम देंगे या आप? फ्रैंकली बताऊं सर, मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं 33 इयर्स का हो गया हूँ, 33 साल मेरी एज है, अब पढ़ाई नहीं होती सर। हाँ, बात सही बहुत है। मुश्किल है सर, अब कोई नई चीज करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। चीज करना, पर हाँ, अगर अगर मौका मिलेगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं जरूर ट्राई करूंगा सर। हाँ, यस यस अब यस, सर अब मुझे पढ़ाई से थोड़ा छुटकारा चाहिए नहीं कुछ टाइम छुटकारा के लिए। चाहिए। एक्चुअल में बीच भी हो गई है, डेफिनेटली हम्म, मैं फील कर पा रहा हूँ आपकी जी सर। सिचुएशन को कि एक टाइम के बाद में अगर यही एज आपकी 24 25 होती, 26 तो होती, करता तो एक होता है कि चलो ठीक है अब कोई अपर एग्जाम होगा। लेकिन जब ठीक है, फैमिली जिसके लिए मेहनत समाज कर की। रहे थे वो अचीव हो गया है, तो अब मुझे लगता है कि और कोई अब जरूरत नहीं है। अब नहीं, अब एक्सपीरियंस हो जरूरत गया नहीं है है और सर। जो पर ये प्रमोशन के लिए मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि मेरी रैंक अच्छी है। हम्म, अब प्रमोशन मुझे 3.5 साल में मिल सकता है अगर कोई पोस्ट खाली होती है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस मुझे मिलेगी मेरे डिपार्टमेंट में। ओके, 3.5 साल में मिल जाएगी, तो जो मेरे साथ पास आउट हुए हैं उनका मैं सीनियर हो जाऊंगा यस 3.5 साल में। यस यस, क्योंकि रैंक है। और वो मैं 7 साल में, हाँ, वो 7 साल में। जिनकी रैंक नीचे है। यस 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 यस। चलो अगर ये लास्ट option मुझे मिले तो मैं जरूर करूंगा। लास्ट में जाते जाते एक रैपिड फायर जो है वो राउंड कर लेते हैं। आप बताना कि क्या क्या, एक वर्ड में आपको आंसर बताना है। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर अकाउंट्स पढ़ाता हूँ जो मैं। अकाउंट। सबसे टफ टॉपिक? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्विक कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं था, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके उसकी थ्योरी सर थोड़ी सी हमें लगता है कि उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ओके। वही पढ़ते सबसे ज्यादा समय परेशान करती है। क्या भूख लगती थी तो क्या स्नैक्स लेते थे आप? सर भूख लगती थी तो सर, वैसे तो आजकल ब्लिंकिट वगैरह है, तो मैं जो मन करता था ब्लिंकिट से ऑर्डर करके खा लेता था। ओके। फेवरेट स्नैक ऐसा कुछ नहीं है सर, बस जो भी मंचिंग के लिए मिल जाए, ताकि उसे टेस्ट बड्स अपने वो हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो उससे थोड़ी नींद खुल जाती है नींद अगर कोई चटपटा खा लें तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए सागर, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी मेहनत साफ झलकती है कि रैंक 2 ऐसे ही नहीं आती, उसके पीछे रातों की नींद और सैकड़ों घंटों की एकाग्रता होती है। आपने जिस तरीके से सिलेबस और तनाव को मैनेज किया है वो वाकई दूसरे स्टूडेंट्स के लिए सीखने लायक है। तो साथियों, सागर की इस कहानी हमें सिखाती है कि चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, चाहे पोस्ट कितनी भी कम क्यों ना हो, अगर सही डायरेक्शन में और कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सक्सेस जरूर हासिल होती है। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं, जो सागर ने भी किया, डू एंड डाई। जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये समझो ये एग्जाम मेरी जिंदगी का पहला और अंतिम एग्जाम है। उसी तरीके से प्रिपरेशन करो। वो भाग मिल्खा सिंह भाग का वो डायलॉग याद आता है जहां पे उसको बोला जाता है कि ये रेस जो है वो आपकी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है। तो वहां पे वो जवाब देता है कि दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो बस उसी जी तरीके से आप लोगों को भी ध्यान रखना है, अपनी मेहनत जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करनी है। और कंसिस्टेंसी अगर आप रखेंगे, टारगेट अगर आप रखेंगे, तो अभावों में भी आप देखिए बहुत सारी सिचुएशन है। आप देखिए जॉब के साथ में 33 की एज में रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत टॉप लेवल पर होती है। जॉब को भी मैनेज किया, फैमिली को भी मैनेज किया, सिलेक्शन भी लाके दिखाया। स्टूडेंट तो जो बहाने मारते हैं, सर टाइम नहीं मिल पाता, हमको नौकरी भी करनी जरूरी है, सर फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, इन सारी सिचुएशन के बाद में भी सिलेक्शन निकाल के बताया और सेकंड रैंक लाकर बताया। ये अपने आप में
बहुत बड़ी मिसाल है आप सभी के लिए। तो सागर, थैंक यू सो मच इतना Thank you, अच्छा sir. टाइम स्पेंड करने के लिए। एक्चुअल में आपको भी शायद कहीं 11 बजे जाना था, मुझे जाना है सर। और मुझे भी नॉर्मली इंटरव्यू जो है वो होता है वो हम लोग 25-30 मिनट का लेते हैं, पर आपसे बात करते करते समय बहुत लंबा निकल गया और पता ही नहीं चला। बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। यस यस, बहुत अच्छा इंटरव्यू वो रहा। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था सर आप खुद कॉल करेंगे। नहीं नहीं, मैं डेफिनेटली आपको परसों भी कॉल करता, परसों ही हम बात करते, अचानक से कुछ मीटिंग आ गई और इसलिए। बाकी डेफिनेटली हमेशा मैं तो बिल्कुल, आपका ये बस फाइनल हो जाए उसके बाद प्लान करेंगे जरूर, उत्तराखंड आके एक लाइव इंटरव्यू है ही आपका लेंगे। जी जी सर, बिल्कुल सर। मैंने अगर मैं मतलब मैं गलत नहीं बोलूंगा, बट ईशान जी अगर नहीं आए यस डीवी के लिए या टाइपिंग के लिए, यस, तो फिर रैंक 1 में मिलूंगा मैं रैंक आपको सर। 100, रैंक 1 का जैसे ही डिक्लेरेशन हो जाएगा आप बताना, डेफिनेटली सीधा फ्लाइट लेके जो है वो आपके घर पे ही। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। और जब भी आप राजस्थान आते हैं, उदयपुर आने का प्लान बनता है, बहुत बढ़िया। वैसे तो आपका जो एरिया है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये अब अपने आप में ही बहुत बढ़िया जगह है। मैं भी 3-4 साल पहले जो है वो वहाँ पे जिम कॉर्बेट और नैनीताल वहाँ पे आया था। अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले ही मैं हिमाचल प्रदेश में मैक्लोडगंज और सब जगह घूम के आया। तो वैसे अच्छा तो वो अच्छा। जगह बहुत बढ़िया है, बट फिर भी कभी झीलों की नगरी में आने की इच्छा हो, उदयपुर आने की इच्छा हो, बहुत अच्छा प्लेस है। तो कभी भी आइए फैमिली के साथ में, मोस्ट वेलकम है आपका। ठीक है सर। आपका सर नंबर, आपके जो आपने जो मुझे व्हाट्सएप किया वो आपका ही नंबर है सर? वो मेरा ही नंबर है, आप पर्सनल बस शेयर ठीक कर है सर, देना। मैं हम, कांटेक्ट करूंगा आपसे यस सर, यस, जैसे रिजल्ट आएगा उस दिन आपसे कांटेक्ट करूंगा। कांटेक्ट करना डेफिनेटली, और बाकी हम टच में रहेंगे, बात करते रहेंगे सागर। ठीक है सर, थैंक यू सर, चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ओके, सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू।